आज के सेशन में ज़्यादातर अपना फोकस होगा कि 12th साइंस में जिन बच्चों का भी आज रिजल्ट आया है ना, उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो हम लोग ज़्यादातर आज उसी पॉइंट पे बात करेंगे, बट एंड में आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल, जो लास्ट टाइम इनकम्प्लीट रह गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, दैट रिमेंड इनकम्प्लीट। डोंट वरी, बट दिस टाइम आई ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट दैट। अच्छा, आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है जिसका भी, और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं आया वगैरह वगैरह, तो पहले ऐसे बच्चों के लिए लेट्स डिस्कस फॉर 10 to 15 मिनट्स कि आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, पहले हम लोग ये सोचते हैं कि क्या 12th स्टैंडर्ड में अगर अपने को ख़राब मार्क्स आ गए तो क्या इसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि जनरली अपने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं वो आप लोग भी जानते हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं भी यही बोलता हूँ कि आप लोगों को वही करना चाहिए। बट आज हम लोग उस एंगल से सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर नहीं किया है, ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, राइट। अच्छा, 12th साइंस के बाद का जो बेसिक है, मैं एकदम बेसिक डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, इतना तो आप लोगों को भी पता है कि 12th साइंस बेसिकली आफ्टर 12th साइंस आपके पास 3 रास्ते हैं। एक, आप इंजीनियरिंग में जाओ, दूसरा आप मेडिकल फील्ड में जाओ, और तीसरा कि आप बीएससी के थ्रू कोई और एक एक्स्ट्रा कोर्स करने की कोशिश करो। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को भी पता है कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर बी, और अगर आप लोगों ने जेई मेन में अच्छा स्कोर किया तो फिर आगे चलकर आप लोग जेई एडवांस के लिए भी अपीयर कर सकते हो, और जेई एडवांस में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो देन यू कैन गो फॉर IITs, NITs, अच्छे कॉलेजेस फिर आपको मिल जाते हैं। तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग के बारे में एक और कोर्स है जिसके बारे में बहुत कम बच्चे डिस्कशन करते हैं, इफ़ योर ड्राइंग स्किल्स आर वेरी गुड, ठीक, अगर आपका ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छा है तो इंजीनियरिंग में ही अपार्ट फ्रॉम बी देयर इज़ ऑल्सो बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग में हो, योर ड्राइंग स्किल्स आर वेरी गुड, तो आप लोगों को ज़रा इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसका पेपर अलग से होता है और जेई मेंस के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हो, प्लस इसके लिए एक अलग से भी एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले आज का डिस्कशन हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए करेंगे जो PCM से थे, जिन्होंने बायो पूरा कम्प्लीटली छोड़ ही दिया था, राइट। तो अगर आप लोगों ने बायो पूरा छोड़ दिया था, आपके पास सिर्फ PCM है, और जेई मेंस में अगर आप लोगों को नहीं लगता कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, अभी अपकमिंग भी है एग्ज़ाम, सितंबर में है फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। अगर आपको नहीं लगता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि आपके लिए सही है या नहीं है, और फिर अगर आप कुछ और ऑप्शन सर्च कर रहे हो तो BARC आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरी फर्स्ट कि अगर जेई मेंस के थ्रू जाते हो तो बेटर है। जेई मेंस के थ्रू जाओगे तो आपको IITs मिल सकती हैं और स्कोप काफ़ी वाइड होगा अगर जेई मेंस वाले रास्ते से आप जाते हो तो। पर अगर अपार्ट फ्रॉम दैट उसके लिए एक पर्सनल एग्ज़ाम अलग से भी होता है, नाटा बोलते हैं उसको, तो आप नाटा के एग्ज़ाम के थ्रू भी आप चाहो तो BARC में एडमिशन ले सकते हो। और नाटा के थ्रू भी अगर आप BARC में जाते हो, आज मैं जितने भी कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ वो सारे कोर्सेज को हम लोग मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, ओके, मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो, अगर आप पहले मैं BARC वाला पॉइंट कंप्लीट कर लूँ तो BARC में जाने का आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप सीधे सीधे नाटा दो, ठीक है। नाटा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सीधे सीधे BARC में जो प्राइवेट कॉलेजेस है आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ध्यान से ज़रा, अगर हो सके जितने लोग 12th साइंस पास करने के बाद बैठे हुए हो वो लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सेशन बाद में मैं अपलोड करूँ। कई बार आप लोगों ने देखा है कि वीडियो स्टक्ड हो जाते हैं, बीच में स्ट्रीम बंद हो जाती है, तो आप लोग नोट करते जाओ जो मैं बोलते जा रहा हूँ। जैसे नाटा का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उसके बाद में आपको PCM में एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए, और नाटा में भी आपको 80% अबव आना चाहिए अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए BARC का। तो इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली। आप उसके बारे में थोड़ा बाद में भी सर्च कर लेना गूगल पे। JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट कॉलेज है अगर आप मुंबई की बात करो तो। 4 से 8 लाख की लेकिन फ़ीस होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लो। तो अगर आप लोग नाटा करके BARC में जाना चाहते हो तो थोड़ा कॉस्टली कोर्स है ये, 4 से 8 लाख की फ़ीस है। बट अगर आप ये किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए तो अराउंड 70,000 भी फीस मिल सकती है आपको, अगर आपने मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ नाटा में। अदरवाइज अगर आपने प्राइवेट से किया तो फिर तो 4 से 8 लाख आप पकड़ के चलो। 5 साल का कोर्स है और सैलरी 2 से 5 लाख के रेंज में होती है, ठीक। अब
साइंस के थ्रू जितने बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं, मैं उनमें बी आर्क को कंसीडर नहीं करता हूँ। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि बेसिकली ये साइंस का कोर्स नहीं है, ये क्रिएटिव कोर्स है। अगर आप क्रिएटिव हो तो फिर तो आप कहीं पे भी अच्छा करियर बना ही लोगे। इस कोर्स में करियर आपका तभी बन सकता है जब आपने अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से इन्हांस किया है और उसके पीछे आपने थोड़ा प्रोफेशनल कुछ ट्रेनिंग ली है। इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि आपने साइंस लिया है दैट्स वाई आप आर्किटेक्चर कर सकते हो, इसका कुछ खास लिंक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बी आर्क लेने के बाद भी वही 2 से 5 लाख का ही जॉब करते हैं, और 2 से 5 लाख का जो जॉब रेंज है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताते जाऊँगा, 2 से 5 लाख वाले जॉब बहुत सारे हैं, वो एवरेज जॉब होता है, वो कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं होता। मार्केट में जब किसी भी कोर्स के बारे में बोला जाता है तो वो कोर्स की पब्लिसिटी करते टाइम ज़्यादातर ये हाईलाइट कर देते हैं कि इस कोर्स से आपको 20,000 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो 20 से 30,000 की सैलरी, अगर आप मुंबई से हो स्पेशली, तो ये एक एवरेज सैलरी है। इस सैलरी को जितना हाइप किया जाता है, ये बहुत अच्छा सैलरी रेंज नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स है जो नहीं बताए जाते। जब आप 20 से 30,000 की सैलरी में आगे चलकर अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हो तो रिमेंबर, करियर एक ही बार बनने वाला है और आपके करियर से ही आपका फ्यूचर रिलेटेड है। आप जो करियर चॉइस करने जा रहे हो, फ्यूचर में आपका पूरा लाइफ उसी पे डिपेंड करता है। और आज की जो मार्केट कंडीशन चल रही है उसमें 20 to 30,000 एक अच्छी लाइफ के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप डिसेंटली रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट लाइफ इतनी लग्जरियस तो बिल्कुल नहीं होगी, वो तो आप छोड़ ही दो। बट इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में ही लाइफ में डील करना पड़ेगा। तो 20 से 30,000 का जो सैलरी रेंज होता है, इसको बहुत ज़्यादा आप अच्छा मत कंसीडर करो। ठीक है, बस आपका लाइफ अच्छा ठीक ठाक चला जाएगा, यू विल हैव अ डिसेंट लाइफ, ठीक, पर इससे ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्ट मत करो फॉर 20 to 30,000 रेंज। नाउ अब जितने कोर्सेज में 20 to 30,000 रेंज में आपको बताऊंगा वो सब पे ये बात एप्लीकेबल है। अब अगर आप लोग थोड़ा यहाँ वहाँ गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि बी आर के थ्रू इससे ज़्यादा सैलरी भी पॉसिबल है, 5 लाख भी मिलता है, 10 लाख भी मिलता है। दुबई वगैरह में तो बहुत अच्छे जॉब ऑप्शंस हैं बी आर वालों के लिए, क्योंकि दुबई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर पे ही खर्चा कर रहा है, तो वहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा है, ठीक। बट ये बात याद रखना कि दुबई आपको बी आर के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं करता, वो आपको आपके क्रिएटिव स्किल्स के बेस पे सेलेक्ट करता है। और ये जो लाइन मैंने बोली, अगर आपको ये ध्यान रहेगी तो आपका करियर बन जाएगा। अदरवाइज आप इसी चक्कर में रह जाओगे कि बी आर कर लेते हैं, नेट पे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन डाली गई है वो उन्हीं कॉलेज वालों ने डाला है जिनके वो कोर्सेज हैं, तो वो तो बेस्ट लिखेंगे ही ना। उनके अलावा उनके पास और चॉइस क्या है अगर वो अपने कोर्सेज को अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिसर्च से ही पता चल सकती है। और सबसे पहली चीज़ बी आर वालों को ये ध्यान रखना है कि आप कोर्स के भरोसे पे मत बैठो। कोर्स आपको 2 से 5 लाख के रेंज में सेटल्ड कर देगा, एंड मैक्सिमम लोग ज़्यादातर असिस्टेंट ही बनते हैं। और असिस्टेंट के बाद आप खुद कभी अपना कुछ प्राइवेट बिजनेस कर पाओगे या नहीं, या आप कभी खुद सीनियर बन पाओगे नहीं, ये कोर्स से ज़्यादा आपके क्रिएटिव स्किल पे डिपेंड करता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बी आर के बारे में अगर आप नेट से इन्फॉर्मेशन निकालने गए तो फिर वो इन्फॉर्मेशन यही बोलेगी बहुत स्कोपिंग कोर्स है, 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, दुबई में बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शन है, जो कि सच है। पर ये जॉब ऑप्शन कोर्स के थ्रू आपको नहीं मिलेगा। ये जॉब ऑप्शन आपको मिलेगा इफ़ योर क्रिएटिव स्किल्स आर वेरी गुड, इफ़ योर ड्राइंग स्किल्स आर वेरी गुड, इफ़ यू आर वेरी इमेजिनेटिव। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है और अगर आप अपने इमेजिनेशन को स्किल्स के थ्रू पेपर पे प्लॉट कर पा रहे हो, ठीक, विद अ क्राफ्ट, तब जाके आपको वो सैलरी रेंज मिलती है। तो आप लोग अगर ऐसे सोचने बैठ जाओगे कि ये 2 से 5 लाख मिलेगा या 5 लाख से ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे आंसर नहीं मिलता। आप इतना कंफर्म कर लो कि आप 2 से 2.5 लाख के रेंज में ही बैठोगे। अगर आपकी क्रिएटिव स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, आप इमेजिन तो अच्छा कर लेते हो बट यू कैन नॉट कन्वर्ट इट, तो भी वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक बी आर का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पीसीएम लेने के बाद सिर्फ सोचते हैं कि अगर जेई मेंस में स्कोर नहीं हुआ तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका जेई मेन में स्कोर आ गया तो फिर तो आप जानते ही हो कि आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, फिर वही सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, उसमें से जो भी आपको पसंद होगा आप उसके हिसाब से चॉइस कर लेना। अगर आपका जेई मेंस में अच्छा स्कोर आ जाता है तो। इन केस अगर आपका जेई मेंस में स्कोर नहीं आया है या नहीं आ सकता है, तो मैंने आपको एक करियर ऑप्शन दे दिया कि आप इंजीनियरिंग में ही रहकर बी आर्क के बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, बट ओनली इफ योर क्रिएटिव स्किल्स आर वेरी गुड, ड्राइंग स्किल्स आर वेरी गुड, ठीक। दूसरा आते हैं पीसीबी वालों पे। पीसीबी वालों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे मेरे को कि सर अभी अगर एनईटी में नहीं हो पा रहा है इन केस, तो और कोई कोर्स नहीं है क्या। अब आप इंजीनियरिंग तो वैसे ही नहीं करना चाहते थे, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट पीसीएम ग्रुप एंड यू सेलेक्टेड पीसीबी।
क्या, क्योंकि आपके दिमाग में था कि एनईटी कर कर हम लोग मेडिकल लाइन में चले जाएंगे. बट व्हाट इफ अगर आपका एनईटी में नहीं हो पाता. एनईटी भी बाय द वे सितंबर में ही है, बट इट विल बी समवेयर इन द 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर, प्रोवाइडेड कोविड सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए. अगर वो भी इम्प्रूव नहीं हुई तो फिर वो वापस से और पोस्टपोन हो जाएगा. तो अगर आप लोग पीसीबी ग्रुप से हो एंड सपोज अगर आप लोगों को ये जानना है कि सर मेडिकल के अलावा पीसीबी ग्रुप में कुछ और भी हैं क्या ऑप्शंस, बिकॉज मेडिकल फील्ड के बारे में टेंशन क्या है कि अगर आप मेडिकल में सेलेक्ट हो गए तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल करियर. आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आप सबको पता होगा कि मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ मेडिकल लाइन, सबसे ज़्यादा. कई बार स्टूडेंट्स को लगता है भी कि सर मेडिकल के अलावा और कोई करियर नहीं है क्या. व्हेन आई सजेस्ट समथिंग देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट. ठीक, अगर मैंने बोल दिया कि मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है तो कुछ सोच समझ के बोलता हूँ मैं, राइट. अब राइट नाउ वो बेस्ट है उसके बारे में मैं बोलने जाऊंगा तो वो टाइम वेस्टेज है, क्योंकि आप सबको पता है कि उसमें अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो बहुत अच्छा करियर है वगैरह वगैरह. आज हम लोग उसकी बात करते हैं कि अगर इनकेस आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे. सपोज यू हैव टेकन पीसीबी, एनईटी में अच्छा स्कोर नहीं है, तो आप लोग जरा पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में पता करो. एक होता है मेडिकल साइंस जो आपका वही रूटीन है, एमबीबीएस और बीडीएस, जो एनईटी के थ्रू ही आप जा सकते हो. अगर आपका एनईटी में स्कोर है देन यू कैन गो फॉर MBBS and BDS. But what if you do not score decent in NET? अगर आपका NET में अच्छा स्कोर नहीं है तब आप क्या करोगे. तो तब आप लोग ज़रा पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में पता करो. अगर सपोज करो आप बहुत ज़्यादा डोनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जैसा कि मेडिकल में होता है. अगर आप MBBS और BDS की रेंज में नहीं हो मार्क्स वाइज या फिर डोनेशन वाइज, तो पैरामेडिकल साइंस थोड़े अच्छे ऑप्शन है. बट मैं अगेन रिपीट कर दूं कि ये भी वही 2 से 5 लाख वाली सैलरी रेंज में ही आते हैं. तो अगर आप पैरामेडिकल साइंस में जा रहे हो, अगर आस पड़ोस से कोई आपको बोल रहा है BSc नर्सिंग कर लो, ये बहुत सारे लोगों को ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि BSc नर्सिंग कर लो, या फिर BSc इन ऑप्टोमेट्री करके एक बहुत अच्छा कोर्स है, BSc इन OTT कर होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे आता है वो कोर्स. बट ये सब कोर्सेज के बारे में पहली इन्फॉर्मेशन ये याद रखना कि दीज आर कॉस्टली कोर्सेज. इसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर ही इनकी फीस रहती है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस करवाते हैं. कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर आप वो क्लियर कर लो तो हो सकता है कि आपको कम फीस में मिल जाए. अदरवाइज इनकी पहले तो फीस ज़्यादा होती है. दूसरा, सैलरी रेंज का यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि सैलरी रेंज आपकी 20 से 30 हज़ार से ही स्टार्ट होगी और आगे चलकर बोलते हैं कि इम्प्रूव होगा, पर वो इम्प्रूवमेंट हार्डली 1% लोगों का होता है. 99% लोग वही 20-30 से शुरू करते हैं एंड दे हार्डली एंड अप ऑन 45-50,000 एंड दैट टू आफ्टर 10 और 15 ईयर्स. तो अगर आप इन कोर्सेज में जा रहे हो तो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, कोर्सेज अच्छे हैं, आपको जॉब मिल जाएगा, बट सैलरी रेंज आपके दिमाग में पहले से तय होना चाहिए. इट विल बी अराउंड 20 to 30, जिसको मैं एवरेज सैलरी मानता हूँ, क्योंकि ये सैलरी रेंज बहुत सारे ईजी कोर्सेज भी आपको दिला सकते हैं. तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग. तो अगर आप पीसीबी से हो और आपको एनईटी का स्कोप नहीं लग रहा है, कुछ बच्चों का जो पीसीबी के लिए, एनईटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है 12th का वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब उनको ये टेंशन है कि सर एनईटी दे तो सकते हैं पर एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं हो रही है, पीसीबी में उतने परसेंट नहीं आ पाए जितने एनईटी के लिए रिक्वायर्ड है. तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन मैंने बताया है कि अगर आपने पीसीबी लिया था ये सोच करके आगे चल के एनईटी के थ्रू मेडिकल साइंस में जाएंगे, तो आप लोग अब जा तो नहीं सकते, तो कम से कम आप लोग पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में आराम से पता करो. काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं उसके अंदर भी. उसी में एक फिजियोथेरेपी आता है, वो भी बहुत अच्छा कोर्स है. अगर आप अब MBBS और BDS नहीं जा सकते तो फिजियोथेरेपी आपके लिए अभी भी अवेलेबल है और दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्स बाय द वे. फ्यूचर में भी काफ़ी स्कोपिंग रहेगा वो कोर्स. देन ये 2 कोर्सेज हो गए PCM और PCB वालों के लिए. PCM वाले कुछ बच्चों का मैसेज मुझे ये आया था कि सर डिप्लोमा कर सकते हैं क्या इंजीनियरिंग में. अच्छा 1 सेकेंड में इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ. आफ्टर 5 और 6 मिनट्स मैं अपना पहले जितना बेसिक है वो बता दूँ, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स का आंसर देना शुरू कर दूंगा, ठीक है. तो राइट नाउ मैं कमेंट्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप लोग सुन लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्वेश्चन पूछो, ओके. तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर डिप्लोमा कर सकते हैं क्या, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक. क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, PCM लेते हैं 12th के बाद, दे थिंक ऑफ JEE मेन. अब कुछ बच्चों का एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम रह गया, जैसे अभी मैंने PCB वाला बताया कि PCB में एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम रह गया, तो अब अगर आप NET में स्कोर कर भी लो तो 12th के परसेंटेज आपके उतने अच्छे नहीं है कि आप NET के स्कोर को कंसीडर कर सको, राइट. तो अब आपके लिए NET का ऑप्शन तो वैलिड है नहीं, तो मैंने आपको बताया कि आप पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में देखो. वैसे ही अगर आप कुछ PCM वाले बच्चों का जब एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं होता है तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप डिप्लोमा कर लो इंजीनियरिंग का, पहले डिप्लोमा कर लो और उसके बाद में आप डिग्री में चले ही जाओगे, ठीक.
एक तरीका तो है डिग्री में जाने का कि आप डायरेक्ट 12th के बाद में जेई मेन क्वालिफाई करो और सीधे सीधे आप डिग्री में एंट्री ले लो। अब जो लोग जेई मेन से बचना चाहते हैं उनको ये शॉर्टकट बताया जाता है कि आप पहले डिप्लोमा कर लो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा यू कैन अगेन ऑप्ट फॉर डिग्री। बट मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनको ये बताया गया है कि 40,000 50,000 सैलरी रहती है। प्लीज़ ज़रा सर्च फॉर द फैक्ट्स। अगर 40,000 50,000 सैलरी जब डिग्री वालों को ही नहीं मिल रही है तो आप अपना भी ज़रा विजडम यूज़ करो कि फिर डिप्लोमा वालों को उतनी सैलरी कहाँ से मिल जाएगी। इतनी सैलरी तो डिग्री वालों को ही नहीं मिलती है। आप ज़रा पता करो जितने लोग डिग्री कर रहे हैं डायरेक्टली इंजीनियरिंग से, क्या उनको भी इनिशियली 45-50 मिल रहा है? तो डिप्लोमा वालों का कोई चांस ही नहीं बनता। उनको सैलरी रेंज स्टार्ट होता है 15,000 से एंड इट रेंजेस अराउंड 30,000 एंड प्रोवाइडेड कि आप कितने अच्छी कंपनी में लगे हो या आपके कॉलेज में आपका क्या रेपुटेशन था। हर कॉलेज में डिप्लोमा में भी कुछ बच्चे बहुत अच्छे स्किल्स रखते हैं तो वो अपनी पर्सनल स्किल के बेसिस पे अच्छी सैलरी रेंज में सेलेक्ट हो जाते हैं। उनको कोई अच्छा इंसान प्रमोट कर देता है या रिकमेंड कर देता है। बट वो स्टूडेंट को 30-40,000 इसलिए नहीं मिला है बिकॉज ही हैज़ डन डिप्लोमा। उसके सैलरी का जो मेन रीज़न है वो है किसी का रिकमेंडेशन या उसका पर्सनल परफॉर्मेंस जो एक्सेप्शनल है, बाकी के बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग इस बात को ऐसे मत देखो कि डिप्लोमा करने वालों को 40-50,000 रेंज में सैलरी मिल जाती नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा करने वालों को अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको 15,000 to 25 मैक्सिमम मिलेगा। 30,000 के रेंज तक बहुत कम लोग मिलते हैं आपको। तो रेंज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज इज 15,000 to 25,000 प्लस उनका सबसे बड़ा कंपटीशन डिग्री वाले ही है, राइट। अगर आपने 12th साइंस का एग्जाम दिया है पीसीएम का, आपका एग्जाम खराब गया है, अगर आप जेई मेन की एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं कर पाए हो एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट डिप्लोमा, डोंट एवर ट्राई। बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी बट बीइंग वेरी फैक्चुअल, आप ज़रा अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करो। मैं ना कोई डिप्लोमा कॉलेज चला रहा हूँ ना मैं कोई और कॉलेज चला रहा हूँ। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपका काम है कि आप जाकर पहले आप उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करो अच्छे से। बहुत रेयरली मैंने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को अच्छे लेवल पे सेलेक्ट होते देखा है। एवरेज लेवल पे तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, वो मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ कि अगर आपका रेंज 15,000 to 25,000 है तो हाँ वो आपको मिल जाएगा, यू कैन गो फॉर डिप्लोमा देन। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आगे चल के जितना बताया जाता है डिप्लोमा के बाद आप ये कर लेना वो कर लेना, डायरेक्ट डिग्री वालों को वो उतना प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, तो डिप्लोमा के थ्रू अगर आप डिग्री में जाओगे वो प्रोग्रेस आपको कैसे मिलेगा? ठीक, तो डिप्लोमा मेरी नज़र में बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब आप वापस से भले 1 साल रिपीट कर कर अगर आप जेई मेंस दे दो तो मेरी नज़र में वो अच्छा है। यू मस्ट ट्राई फॉर डिग्री होगी, भले उसमें 1 साल जाता भी है तो। और या फिर अगर आप डिग्री में अगर आपका जेई मेन में स्कोर नहीं आ रहा है देन यू मस्ट थिंक अबाउट कि जेई मेन में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। मे बी कि शायद आपको सब्जेक्ट्स ही नहीं जम रहे। और अगर आपको अभी ये बात पता चल गई है कि जेई मेंस के लेवल पे आपको फिजिक्स और मैथ्स नहीं जम रहा है तो ऑब्वियसली आपको फिर आगे का तो सोचना भी नहीं चाहिए। फिर आपको इंजीनियरिंग में ही क्यों जाना है? और अब अगर आपको ये डर लग रहा है कि सर इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उसी पे डिस्कशन करने के लिए आज का सेशन रखा है, राइट। तो अभी मैं और भी कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। पहले आप लोगों को बीआर के बारे में बता दिया मैंने इंजीनियरिंग वालों के लिए। इसके बारे में आप लोग सोचो, सिर्फ जेई मेन तक ही रिस्ट्रिक्टेड मत रह जाओ कि जेई मेन में नहीं हुआ तो अब कोई और वो रास्ता नहीं है। जैसा मैंने बताया क्रिएटिव स्किल्स अच्छी है, ड्राइंग स्किल्स अच्छी है, तो बीआर के बारे में सोचो। पीसीबी वालों को अगर ये टेंशन है कि सर एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं हो रहा है, नाउ व्हाट टू डू, अब एनईटी वाला तो काम होगा नहीं, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? तो उसके लिए भी मैंने बता दिया पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में पता करो। बहुत सारे 11-12 कोर्सेज हैं और अगर आप 20 से 30 हज़ार की सैलरी में खुश हो तो सारे कोर्सेज आपको 20 से 30 हज़ार रुपये दे देंगे। हाँ, बट थोड़े से पैरामेडिकल साइंस के जितने कोर्सेज उनकी फीस ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कईयों की फीस 8 लाख 9 लाख भी है। वो डिपेंड्स कि आप जैसे रेडियोथेरेपी वगैरह कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो फीस बहुत ज़्यादा है, पर उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक। तो अपार्ट फ्रॉम MBBS एंड BDS, अगर आप लोगों के पास MBBS BDS का ऑप्शन खत्म हो गया है तो आप लोग पैरामेडिकल साइंसेस के बारे में थोड़ा पता करो। अगर आपके लिए जेई मेन वाला ऑप्शन खत्म हो गया है तो आप लोग बीआर के बारे में पता करो। ये अच्छे कोर्सेज हैं आफ्टर द फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस को छोड़कर अगर आप सेकेंड चॉइस ढूंढ ही रहे हो तो मैं आप लोगों को ये 2 कोर्सेज पहले सजेस्ट कर देता हूँ। नाउ आफ्टर दैट, अगर आपका जेई मेंस में अगर आपका एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं हुआ है या अब आप जाना ही नहीं चाहते इंजीनियरिंग और मेडिकल में, नाउ यू डोंट वांट टू गो, अगर ऐसा कुछ सीन है कि नहीं अब करना ही नहीं है, सिर्फ ना इंजीनियरिंग में जाना है ना मेडिकल में जाना है फॉर एनी रीजन, अगर आप वो दोनों चॉइस हटा चुके हो तो ऑब्वियसली जो थर्ड चॉइस बचती है आपके पास वो बचती है बीएससी की। अब बीएससी में तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आप बीएससी कर सकते हो, पीसी एमबी चारों सब्जेक्ट्स में बीएससी हो सकती है। एज पर योर सब्जेक्ट चॉइस यू कैन गो फॉर बीएससी। बीएससी में जाने के बाद
थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता होगा. यू कैन कंप्लीट योर बैचलर डिग्री फर्स्ट विच इज़ BSc, देन यू कैन कंप्लीट योर मास्टर डिग्री MSc, देन यू कैन कंप्लीट योर MPhil एंड गो फॉर PhD एज वेल. उसके बाद में अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो. ये सब एग्ज़ाम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको टीचिंग के लिए ऑप्शन मिल जाए. ठीक, तो ये हो गया एक BSc वाला ऑप्शन. अब BSc में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं. अच्छे कोर्सेज से फिर से मेरा मतलब वही है कि वो 20 to 30,000. BSc में जाने के टाइम पे आप कोई भी कोर्स में जाओगे तो आपका सैलरी रेंज 20 to 30,000 ही होता है. ये आप पहले से दिमाग में बिठा लो. 30,000 आप तभी क्रॉस करोगे जब आप BSc के बाद उसी का मास्टर लेवल का कोर्स करोगे. अगर आपने मास्टर वाला कोर्स नहीं किया, BSc अगर आपने बॉटनी में किया है तो MSc इन बॉटनी अगर आपने किया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30-40,000. अदरवाइज आप 20,000 के रेंज में ही रहोगे, उससे नीचे ही रहोगे, उसके ऊपर नहीं जाओगे. ओनली एट द लेवल ऑफ BSc. ये आप अभी से दिमाग में बिठा लो. इसीलिए ज़्यादातर लोग BSc में नहीं जाना चाहते, क्योंकि BSc में जाने का सिंपल मतलब है कि आप 20,000 के तो नीचे ही कमाओगे, और अगर 20,000 से ऊपर आपको आपकी सैलरी रेंज एक्सटेंड करनी है देन यू मस्ट कंप्लीट योर मास्टर डिग्री. उसके अलावा आप ये नहीं कर सकते. इतना होने के बाद मैं BSc तक मैं आपको पहुंचा चुका हूँ ना. इसके बाद में कुछ जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपको 12th के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जैसे DMLT वगैरह, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो 12th की रिक्वायरमेंट लगती है, पर इसको आप प्राइवेटली भी कर सकते हो. प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स की है वो सब. तो आप चाहो तो वोकेशनल कोर्सेज में चले जाओ. अब 1 by 1 अब मैं लास्ट 3 to 4 मिनट्स में आई विल सम अप, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस. बस लास्ट 3-4 मिनट बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ. अगर आप लोग ये सब कोर्सेज में जा रहे हो जिनका नाम मैंने लिया 20 to 30,000 के रेंज में, 20 to 30,000 के रेंज में मतलब लोग आपको ऐसे बताएंगे 2 से 3 लाख रुपया मिलता है. ये एक नया तरीका है मार्केट में पब्लिसिटी का, क्योंकि बच्चे सोचते हैं 2 से 3 लाख बहुत ज़्यादा है. वो ये नहीं सोचते कि 2 से 3 लाख का मतलब होता है 20 से 30,000 रुपया मंथली. तो जिसको मैं 20-30,000 मंथली बोल रहा हूँ वही है आपका 2 से 5 लाख रुपया या 2 से 3 लाख रुपया एनुअली. ठीक, तो जितने भी कोर्सेस मैंने आप लोगों को बोले हैं जिनका सैलरी रेंज मैंने आपको बताया है 20 to 30,000 या फिर एनुअली आप 2 से 3 लाख रुपए पकड़ो, वो सारे कोर्सेज के बारे में अगर आपका 12th का एग्जाम खराब हुआ है तो मेरा पर्सनल एडवाइस है दैट यू शुड नॉट गो फॉर देम. और आपको चाहे जितना बुरा लगे, आपके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ सेलेक्ट करके रखा है कि सर अब JEE में नहीं हो रहा है, NET में नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग डिप्लोमा सोच रहे हैं, फिर यहाँ वहाँ जो कोर्सेज आपने सोच के रखे हैं. नाउ लिसनिंग टू माई पर्सनल एडवाइस एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज जस्ट एन एडवाइस. आई एम नॉट सेइंग कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है. बस मैं जो बोल रहा हूँ आप उस एंगल से भी एक बार सोच लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 11th-12th में आप लोग आए थे तो कुछ बातें आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूँ. आप लोगों के दिमाग में ये भर गया था कि 11th-12th पास करना, उसके बाद में या तो JEE या तो NET के थ्रू सीधे सीधे एडमिशन लेना. वेरी फर्स्ट, दैट इज अ लाई. वो एक झूठ है. उसमें आप लोग 2 साल फंस कर रह चुके हो. 11th-12th के बाद में NET JEE हो जाए ये जरूरी नहीं है. कुछ बच्चे कर लेते हैं और उन बच्चों की अपनी स्टोरीज होती है जो कोई नहीं बताता. वो ऐसे ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी. दे स्टार्टेड विद द फाउंडेशन कोर्स, इसीलिए उन्होंने 11th-12th कंप्लीट करते ही सीधे सीधे JEE और मेन क्वालिफाई, JEE मेन और NET क्वालिफाई कर दिया एंड दे गॉट एडमिटेड टू बेस्ट कॉलेजेस. अब आप लोग अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो. उन्होंने पढ़ाई की है 5 साल, आपने पढ़ाई की है 2 साल. आप कैसे उनको बीट करोगे? तो सबसे पहले अगर आपका रिजल्ट खराब आया है एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गिव अप फॉर JEE मेन एंड NET, आप अपना पहले तो वो प्लान चेंज करो. अगर आप 1 साल वापस से रिपीट कर कर आपका सेम गोल अगर आप वापस से रिकंसीडर कर दो, मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट चॉइस यू कैन हैव. मुझे लगता है कि हर वो स्टूडेंट जिसका 12th में या तो परसेंटेज कम आया है या अच्छे से पढ़कर नहीं हुआ है, उन सारे स्टूडेंट्स को, एंड आई मीन इट, सारे स्टूडेंट्स को वापस से JEE मेन और NET के लिए पढ़ना चाहिए 1 साल बैठकर. और ये कोई एक्स्ट्रा एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ. एज पर द रूल यही होना चाहिए. JEE मेन और NET 3rd ईयर की पढ़ाई के बाद ही आपको देना भी चाहिए. बट कोचिंग क्लासेस के बिजनेस की वजह से एक मेंटालिटी हो गई है कि 11th-12th के साथ ही JEE मेन और NET होना चाहिए. दिस इज अ लाई. आपको प्रूफ के लिए चाहिए तो आप जरा कोटा के बारे में पता करो, जो हमारे कंट्री का सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आप कोटा की सारी बेस्ट क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में जाकर देख लो. वहां पे जो टॉपर्स आ रहे हैं, जो स्कोरर्स हैं, वो सबके सब रिपीटर्स बैच के होते हैं. दे ऑल आर फ्रॉम रिपीटर्स बैच. रिपीटर्स बैच क्या होती है? जब 12th के बाद बच्चा 1 साल घर पे बैठकर रिपीट करता है.
तो आप लोग पहले अपने दिमाग से ये निकालो कि 12th का परसेंटेज खराब आ गया है तो अब कुछ जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैसे भी आपके 12th के परसेंटेज के बाद आपको 1 साल घर पे बैठकर पढ़ना ही चाहिए, एज पर द रूल है वो। आप लोगों को वो एक्स्ट्रा लग रहा है कि आप लोग 1 साल एक्स्ट्रा देने जा रहे हो, वो एक्स्ट्रा नहीं है 1 साल, वो 1 साल कंसीडर्ड है उसी कोर्स में, आपको वो बताया नहीं गया। कोचिंग क्लासेस में वो बात बताई नहीं जाती है। एक ड्रीम दिखा दी जाती है कि आप 11th 12th के बाद में सीधे सीधे जेई मेन और एनईटी आप क्वालिफाई कर लोगे। वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है जो या तो बहुत शार्प माइंडेड है, कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, बट दे आर हार्डली 0.1%। अदर देन दैट वो वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे जो 8th 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो इस साल, 12th में भले आपका परसेंटेज खराब आया हो, या फिर आप जेई मेन और एनईटी के लिए प्रिपेयर्ड ना हो, इन बोथ केसेस आपको 1 साल और घर पे बैठकर प्रिपेयर करना चाहिए प्रॉपरली फॉर जेई मेन एंड एनईटी। नेक्स्ट, कि अगर सर हमारा एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं हुआ है पीसीएम और पीसीबी का, तो हम लोग 1 साल घर पे बैठकर एनईटी और जेई मेन के लिए प्रिपेयर करके भी क्या कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए देयर इज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम। आप वापस से अपने 12th का परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा था इंस्टाग्राम पे कि सर 12th में परसेंटेज कम आया है, अब क्या करें। आप लोग इतनी घाई में क्यों हो, आपको इसी साल एडमिशन क्यों लेना है, या आप लोग पहले इस मेंटालिटी से बाहर आओ। अब मैंने बोला है ना, तो आफ्टर द सेशन थोड़ा आप लोग खुद से रिसर्च करो कि क्या जरूरी है कि 12th के बाद में उसी साल एडमिशन हो ही जाए, और क्या सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है। आप जरा पता करो, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रिजल्ट रिपीटर्स बैच से आ रहा है। जितने टॉपर्स का आप नाम सुनते हो, रैंकर्स का आप नाम सुनते हो, आप मैक्सिमम वो स्टूडेंट रिपीटर्स बैच के हैं। वो लोग पहले 11th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद में 1 साल का ड्रॉप लेकर प्रॉपरली जेई एडवांस, एनईटी और एम्स की पढ़ाई करते हैं। और आप लोग उनका रिजल्ट देखकर ये सोचते हो कि इसने 11th किया, 12th किया और सीधे सीधे इसने एनईटी, एम्स या जेई एडवांस में ये टॉपर आ गया। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको 3rd ईयर कंसीडर करना चाहिए। आप लोग ये जो 12th का आपका परसेंटेज अगर कम आया है और आपको लग रहा है कि सर एलिजिबिलिटी का ही प्रॉब्लम है, तो एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग पहले तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो। वो अभी होगा, अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो शायद अभी आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम की डेट्स आ गई होती। अब कोविड की वजह से वैसे भी आपको टाइम मिल गया, तो आप लोग क्या करो, आप जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज से हो उस कॉलेज से आप लोग पता करो कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब आ रहा है। 12th का वापस से एग्जाम देकर आप पहले तो अपने 12th के परसेंटेज इंप्रूव कर लो। जैसे आपके 12th के परसेंटेज इंप्रूव हो जाएंगे तो आप एनईटी जेई के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और फिर पूरा साल घर पे बैठकर ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करो। अब इसका बेनिफिट बताता हूँ। आप लोगों ने 11th 12th की पढ़ाई कर ली है, अब आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि कैसे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इस साल आप काफी आसानी से कर सकते हो। दूसरा काम कि अब आपको डेरिवेशन वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना है, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना है, जिसपे मैक्सिमम टाइम जाता है 11th और 12th में, क्योंकि आपको आपके कॉलेज के और बोर्ड एग्जाम भी देने होते हैं। जेई मेन और एनईटी या एम्स के लिए ऑल यू हैव टू डू इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सिर्फ कंसेप्ट रिक्वायर्ड होता है, और कंसेप्ट का प्रिपरेशन बहुत आसान है, और आप लोगों को बहुत कम पैसे में ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाएगी। ऑनलाइन कोचिंग करके आप घर पे आराम से वापस से एनईटी जेई वाला अपना सपना पूरा कर सकते हो। सो डोंट गिव अप फॉर दैट। 1 साल घर पे रिपीट करो आप लोग एनईटी जेई, और अगर 12th का परसेंटेज भी खराब हो गया है तो इसी साल आप 12th को भी इंप्रूव कर लो, और साथ ही साथ एनईटी जेई पढ़ो, पूरा साल पढ़ो। आराम से आपका जो सपना छूट रहा था वो पूरा भी हो जाएगा, अच्छे कोर्स में पहुंच जाओगे। तो ज्यादा घाई में जो मिल रहा है वो लेने की मत देखो। अगर 12th में परसेंटेज कम आया है देन रिकंसीडर द डिसीजन ऑफ एनईटी एंड जेई। दैट इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर साइंस। मैंने अभी बताया कि मैंने इतने कोर्सेज के नाम लिए, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ उन सब में जॉब है, पर अगर आप उन जॉब के चैलेंजेस देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट सिर्फ इतना बता देता है कि इसमें 20,000 है, इसमें 30,000 है, इसमें 2 लाख मिलेगा, इसमें 5 लाख मिलेगा, पर उन जॉब के चैलेंजेस इंटरनेट नहीं बताता। जैसे बीएससी में आप अगर बायोटेक करने जाते हो तो बीएससी बायोटेक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट दैट इज वेरी कॉस्टली टू, बहुत कॉस्टली भी है, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, और उसकी इंडस्ट्री सेलेक्टेड जगह पे होती है। तो अगर आपको बायोटेक का जॉब करना है तो आपको उन्हीं एरियाज में रहना पड़ेगा जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे वो इंडस्ट्री नहीं है बायोटेक की, देन यू हैव टू ट्रैवल फॉर 1 hour 2 hour डेली। और मैंने सेशन के स्टार्ट में बोला था, व्हेन यू चूज अ करियर बेसिकली यू चूज योर फ्यूचर, वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। अब आपने बायोटेक ले तो लिया, कोर्स बहुत अच्छा है, जॉब भी अवेलेबल है, पर आप रहते किसी ऐसे एरिया में जहाँ से बायोटेक की कोई कंपनी नहीं है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज कि बस जॉब के लिए यू हैव टू शिफ्ट देयर।
अब आपको आपकी पूरी लाइफ उस जॉब के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी। नाउ व्हाई टू डू इट, यू स्टिल हैव अ चांस। आपको एक बार आपका डिसीजन रिकंसीडर करना चाहिए, ठीक। तो ये मैंने बेसिक समझा दिया, इतना दिमाग सबको आ गया होगा। नाउ देयर आर फ्यू मोर कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब भी आप लोगों ने सुना होगा, कैसे करना है, क्या करना है। अब उसका मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अब शुरू करता हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग सीइंग योर क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जितने लोग देख रहे हैं, आफ्टर दिस सेशन एंड्स, क्योंकि 1 आवर के बाद ये सेशन एंड हो जाता है, तो उसके बाद में मैं इसको वापस से लाइव पे आऊँगा। मैं इस पर यूट्यूब पे तो मैं कंटिन्यू हूँ लाइव में, पर इंस्टाग्राम पे आप लोग वापस से रीजॉइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखना शुरू कर रहा हूं। प्रथमेश ने यूट्यूब पे पूछा है, सर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अदर दैन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। बच्चा, मैंने इसका आंसर तो दे ही दिया, आपने सुन लिया होगा कि अदर दैन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल आप बीएससी में जा सकते हो, और बीएससी में देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेस। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आप बीएससी कर सकते हो, प्लस उसके अलावा आप डिफेंस में जा सकते हो, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, यूपीएससी आईएएस वगैरह का एग्जाम सुना होगा। तो अदर दैन इंजीनियरिंग, देखो पहले एक बात आप ये समझ लो कि साइंस के स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि वो कॉमर्स वाले भी सारे कोर्सेज कर सकता है, और उसका जो 11th-12th का जो ईयर है वो वेस्ट नहीं होता। तो अगर आपका अगर मन बन रहा है कि कोई आप कॉमर्स के कोर्स में जाना चाहते हो, यू कैन गो, और आपका 11th और 12th कंसीडर होगा, आप डायरेक्टली कॉमर्स के 13th ईयर वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, आपका 11th-12th वेस्ट नहीं होता। ये सेम फैसिलिटी आर्ट्स और कॉमर्स वालों को नहीं है। मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंस में नहीं आ सकते, पर साइंस वाले अभी भी चाहे तो वो दे कैन गो बैक टू आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ये एक एडवांटेज है। तो आप चाहो तो कॉमर्स का अगर आपको कोई कोर्स पसंद है आप वो ट्राई करो, अगर आपको इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना है तो। इंजीनियरिंग मेडिकल छोड़कर अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेड कुछ काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत छाया हुआ है, क्योंकि हर कोई आजकल ऑनलाइन ही काम कर रहा है। तो ऑनलाइन काम में सबको अपने काम के प्रमोशंस की जरूरत पड़ती है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे मेरा नाम जल्दी आए, इसके लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं जो बैठकर हमारा नाम सर्च फील्ड में ऊपर लाते हैं। तो ये सब काम भी आजकल बहुत बूस्टिंग चल रहा है। बस इतना याद रखना कि सब में सैलरी वही 20 से 30 हज़ार है। मैं बार बार सैलरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स अभी सैलरी को इग्नोर कर देते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन उनका जो सबसे बड़ा टेंशन होता है वो सैलरी होता है। तो इसीलिए मैं हर चीज को सैलरी ओरिएंटेड बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी कोई कोर्स इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद है। ये बोलना बहुत आसान है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो होपफुली प्रथमेश आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछो। घोस्ट गेमिंग नाम से किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, वह पूछा सर पीसीएमबी के लिए भी बताओ। बच्चा होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, मैंने पीसीएमबी के बारे में बता दिया। रिया मिश्रा हैज आस्क्ड बेस्ट क्लासेस फॉर साइंस, सिद्धि विनायक क्लासेस। वेरी गुड रिया, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल सेशन। क्लासेस ऑफ कोर्स बेस्ट है बिकॉज आई डू टीच देयर, ओके। तो क्लासेस ऑफ कोर्स बेस्ट है, आप सही बोल रहे हो। और प्लीज कीप योर क्वेश्चंस वेरी सीरियस। हम लोग यहाँ पे 10-12 दिन के लिए नहीं है, ठीक। तो जितना हो सके उतना ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो जो आपके काम आ जाए। साहिल मलिक इज आस्किंग हाउ टू ट्राई फॉर बिजनेस। बच्चा वो आज क्वेश्चन नहीं लेंगे, आज पहले जरा ये जो कोर्सेज वाला सेशन है यही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। ओके, समीक्षा हैज आस्क्ड, समीक्षा सिद्धार्थ सर ने मुझे बोला था आज के दिन बच्चा मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना वो सारी बातें आपके लिए एप्लीकेबल है। पहली बात तो आप ये याद रखो, इनफैक्ट आज का सेशन आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप आज सुन रहे हो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखो, और 2-3 डेज के बाद में सिद्धार्थ सर एक आप लोगों का स्पेशली सेशन रखवाने वाले हैं। तो उस सेशन के अंदर है ना, मैं इन्हीं जो आज की इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा कस्टमाइज्ड करके आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूंगा। आज का सेशन आप सुनो, क्योंकि आप जो 12th के बाद करने वाले हो वो सब मैं आपको आज बता रहा हूँ, और 10th वाला सेशन अभी 3-4 दिन के अंदर वापस से है, तो उसमें मैं आपको स्पेशली 10th ओरिएंटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट आज का सेशन आप ध्यान से सुनते जाओ, ये आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th वाला सेशन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा।
घोस्ट गेमिंग इज आस्किंग सर वोकेशनल कोर्सेज और जॉब्स के बारे में बताइए। बच्चा मैंने बता दिया ना, वोकेशनल कोर्सेज जैसे आप साइड से किसी क्लासेस से कुछ कर लो, आप कोई प्रोग्रामिंग सीख लो, आप कोई टेक्निकल स्किल सीख लो, ठीक। टेक्निकल जैसे अभी ये होता है का DMLT का कोर्स होता है, तो वो वोकेशनल कोर्स है। DMLT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एनिमेशन हो गया, माया करके एक कोर्स होता है, अगर आप वो कर लो तो ये सारे कोर्सेज में बस सैलरी रेंज वही है 20 to 30,000। तो आप सैलरी रेंज को ध्यान में रखकर सवाल पूछो। अगर आप सैलरी रेंज में खुश हो तो फिर आप कोई भी कोर्स कर लो, जो भी आपको चीज पसंद है आप कोई भी कोर्स चूज कर लो। सबकी क्लासेस बनी हुई है और सब आराम से कोर्सेस हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभिषेक इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट BSc IT प्लस MBA, अ गुड कोर्स बट अगेन द सैलरी रेंज इज 20 to 30,000। अच्छा कोर्स है, बट ये याद रखना यू हैव आस्क्ड फॉर BSc IT, तो उसके बाद में आप MBA तो करो ही, बट कंप्लीट योर MSc IT ऑल्सो। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने से स्कोप बढ़ जाता है, देन यू कैन एक्सटेंड योर सैलरी टू 30 to 40,000 रेंज, ठीक। और आने वाले टाइम में तो BSc IT और कंप्यूटर साइंस, इफ यू लाइक इट, इफ यू हैव पैशन फॉर इट, देन गो अहेड, ब्लाइंडली गो अहेड। टेक्निकल फील्ड्स में कंप्यूटर रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको सैलरी का इतना इशू नहीं आएगा इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। बट अगर आप बस ऐसे सुनकर जा रहे हो कि IT में बहुत जॉब है तो IT में चले जाते हैं, CS में चले जाते हैं, देन दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि वहां पे आपको जॉब आराम से मिल जाएगा, 15 से 20 हजार वाला ही मिलता है, पर 15 से 20 हजार के बाद में आपकी जो इंप्रूवमेंट है दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपके अंदर कितनी पैशन है, कितना स्किल्स है आपके अंदर। रिया मिश्रा इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट फार्मेसी। फार्मेसी के लिए बेटा आपको पता होगा कि आपको CET के थ्रू आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा हुआ आपने ये याद दिलाया, फार्मेसी मेरे से मिस हो गया था। फार्मेसी के बारे में मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। फार्मेसी अगर आप कर रहे हो तो देन अगेन सैलरी रेंज अगेन 20 to 30,000। आप चाहो तो D फार्मा कर सकते हो, B फार्मा कर सकते हो, M फार्मा कर सकते हो। कलीना कैंपस कुर्ला में MBA इन फार्मेसी भी होता है। बट इन सबसे मिलने वाला जो जॉब होता है जनरली वो जॉब आपको वही 20 to 30,000 के रेंज में ही सैलरी देगा। उसके बाद में अगर आपको आपका सैलरी रेंज इंक्रीज करना है देन अगेन वही आपकी पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप फार्मेसी लाइन में 20 to 30,000 मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादातर तो 15,000 ही आप पकड़ के चलो सर्टिफिकेट के बेसिस पे। फार्मेसी से रिलेटेड एक और चीज है जो मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंसीडर करते देखता हूँ कि फार्मेसी के सर्टिफिकेट पे आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। मेडिकल स्टोर जब आप ओपन करने की बात करते हो ना, 2-3 और चीजें आपको जरा वो भी कंसीडर कर लेनी चाहिए। पहली बात कि आज से 15-20 साल पहले फार्मेसी के बहुत कम स्टूडेंट्स थे और बहुत कम मेडिकल स्टोर्स थे 15-20 साल पहले। तो अगर आप अपना सर्टिफिकेट किसी को लेंड कर देते थे, अगर आप किसी को रेंट पे दे देते थे तो आपको उसका रेंट आता था। अब ये सिनेरियो 20 साल बाद नहीं है। 20 साल बाद अच्छे खासे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो अब वो लाइसेंस का कोई बहुत अच्छा प्राइस नहीं आता। पहले 8,000 10,000 मिल जाता था सिर्फ लाइसेंस देने के। अब अगर आप वही लाइसेंस अगर रेंट पे दे रहे हो तो 2-2.5 हजार रुपये मिलता है, तो वो एक ऑप्शन आप छोड़ दो। दूसरा, अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करोगे तो नेटमेट्स करके कुछ ऐप्स आ गई हैं। आने वाले टाइम में, अब इंडिया थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए वो इतनी जल्दी पॉपुलर नहीं हुई है, बट अगर कोई अच्छा स्टार्टअप इसको बिल्ड करता जाए, अगर इनका प्रमोशन हो तो आने वाले 3-4 साल में आप देखोगे मेडिकल स्टोर्स के बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक। इसीलिए मैं फार्मेसी ज्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ। प्लस रिया मिश्रा ने पूछा है तो बच्चा अज्यूमिंग दैट यू आर अ गर्ल, लड़कियों के लिए तो फार्मेसी लाइन बहुत बहुत कम अच्छी है आई वुड से, क्योंकि उसके ज्यादातर जॉब फील्ड ओरिएंटेड है, फील्ड पे जाकर काम करना पड़ता है, तो वो आपकी लाइफ स्टाइल को सूट नहीं होता। मैं यहाँ पे कोई चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ दैट गर्ल्स कैन डू और कांट डू, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। वो बहुत ज्यादा एडजस्टेबल जॉब नहीं है। तो फार्मेसी के बारे में तो मेरे बहुत अच्छे थॉट्स नहीं है। आप वही अगर 20 to 30,000 के रेंज में इफ यू आर हैप्पी देन गो अहेड, नो प्रॉब्लम, जॉब मिल जाएगा आराम से, कोई इतना टेंशन नहीं है। सारी फार्मेसी कंपनीज में अच्छी खासी वैकेंसीज आती है, तो जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मैं बार बार जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा बोलकर भी अगर मैं उस कोर्स को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं एंड में बताता हूँ कि मैं ये तो बोल रहा हूँ कि हाँ जॉब मिल जाएगा, पर वो कोर्स को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ओके, वर्निकर साइली हैज आस्क्ड सर प्लीज एलैबोरेट द स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आर्किटेक्चर। बच्चा मैंने आपको शायद आर्किटेक्चर के बारे में सारी बातें ही बता दी। आर्किटेक्चर फील्ड में आप जितने भी, जैसे अब बाहर की कंट्रीज में टूरिज्म आजकल बहुत प्रमोट हो रहा है, तो हर वो कंट्री जो आजकल टूरिज्म पे काम कर रही है उनको आर्किटेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। बस प्रॉब्लम ये है कि आर्किटेक्चर में आप चले तो जाओगे, जाने के 2 रास्ते हैं आपके पास। एक जेई मेन के थ्रू भी जा सकते हो, जेई मेन के थ्रू जाओगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको बेटर कॉलेजेस मिलते हैं।
पर अगर आप BR के थ्रू भी नाटा के थ्रू भी जाते हो तो भी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, JJ इंस्टीट्यूट वगैरह मिल सकता है आपको। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, डू यू हैव क्रिएटिव स्किल्स और नॉट। क्योंकि जब बाहर की कंट्रीज या कोई बड़ी कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी तो आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं करते हैं वो लोग, और सर्टिफिकेट के बेसिस पे उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनको सिर्फ असिस्टेंट्स का जॉब मिलने वाला है। और असिस्टेंट्स के जॉब में तो फिर वही बात घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाओगे आप, वही 20,000 30,000 वाली सैलरी, और आपको दूसरों के काम को बस हैंडल करना है। तो बहुत सारे उसके अंदर बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है। बस ये बात का आप ध्यान रखो कि आप सर्टिफिकेट की आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स कितनी है। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, मुझे जरा चार्जर लगाना पड़ेगा। इन केस अगर इंस्टा वाला लाइव सेशन बंद हो गया तो मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा ही। तो वर्णेकर साइली, होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कुछ और भी है तो बच्चा आप पूछ सकते हो। पीयूष इज आस्किंग सर सीईटी के बारे में कुछ बोलो। सीईटी बच्चा वही आप इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए कर सकते हो। सीईटी बस आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा विंडो है जो बाकी के स्टेट्स में नहीं मिलता। दैट्स ऑल फॉर सीईटी। अगर आप लोग सीईटी के थ्रू, मान लो अगर आपका जेई मेन के थ्रू सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एनईटी के थ्रू अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सीईटी आपको एक एक्स्ट्रा एडमिशन विंडो दे देता है। कृतिका म्हात्रे इज आस्किंग सर ग्राफिक्स डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग लाइक कोर्सेज के लिए जेई इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं बच्चा, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए जेई मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप उसके लिए अलग से, डिजिटल मार्केटिंग तो आपके ऊपर है कि आप 3 महीने का कोर्स करते हो, 8 महीने में तो पूरा ही कोर्स हो जाता है। तो वो आप अलग से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स करोगे। फीस भी अराउंड 45,000 कुछ रहेगी, डिपेंड कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो। तो उसके लिए आपको जेई मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रणाली इज आस्किंग सर अगर 65 अबव परसेंटेज ना हो और ऊपर से बायो ड्रॉप हो तो क्या बी फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, खास करके ओपन कास्ट वालों के लिए? फार्मेसी के कॉलेज बच्चा बहुत सारे जितने भी हैं ना अपने मुंबई में, आप इनके लिए ट्राई करो। हर एक कॉलेज का अलग अलग नियम होता है। कुछ लोग अपना प्राइवेट एग्जाम भी लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो फार्मेसी में अगर आप जा रहे हो, बट अगेन आई एम सेइंग कि आप क्यों इतना घाई में हो। अगर आपका इस साल का परसेंटेज थोड़ा कम आया है, रिपीट दैट ईयर। 12th का भी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो और वापस से एनईटी और जेई के लिए पढ़ो। आप लोग क्यों इतना घाई में हो कि इस साल का परसेंटेज खराब आ गया, फार्मेसी ले लेते हैं? आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने सब जितने कोर्सेज बताए सबका सैलरी रेंज 20-30,000 है। और सेशन के स्टार्ट में मैंने बोल दिया था कि 20-30,000 इज जस्ट अ डिसेंट सैलरी, बट इससे ज्यादा पॉसिबल है। अगर अब जैसे मैं वापस से जाकर अपना कोर्स रिपीट नहीं कर सकता, तो मुझे जो मिलेगा मुझे वो करना ही पड़ेगा। पर आप तो मेरी कंडीशन में नहीं हो ना, आपके पास अभी एज बाकी है, तो आप 1 साल और इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? 1 और साल इन्वेस्ट कर देने में आपका क्या नुकसान है? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ होल करियर एंड अ होल फ्यूचर, आपको नहीं लगता कि 1 साल इन्वेस्ट कर देना ज्यादा अच्छा होगा? सो थिंक अबाउट रिपीटिंग दिस ईयर। मैं आप लोगों को इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ। आप सेशन के बाद में सर्च करके देख लेना कि क्या सैलरी रेंज चलता है। और सैलरी रेंज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलरी रेंज तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। पर जरा जाकर आप जॉब प्रोफाइल चेक करो। अभी आप फार्मेसी के बारे में पूछ रहे हो प्रणाली, बराबर? आप जरा पता करो कि लड़कियों के लिए फार्मेसी लाइन क्या बहुत ज्यादा सुटेबल है? फार्मेसी के आधे से ज्यादा जॉब फील्ड ओरिएंटेड है, वो तो आप लोगों के लिए वैसे ही ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि दिन भर 8 से 9 घंटा यहाँ, और ट्रैवलिंग ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज करके देती है। दैट इज नॉट वेरी प्रॉपरली मैनेज्ड फील्ड। दूसरा, आपके लिए जो ऑफिस जॉब है वही है कि सैलरी स्टक्ड होकर रह जाती है। और फार्मेसी के थ्रू आपको जिस टाइप के जॉब मिल रहे हैं, अगर आप उस जॉब का टाइप देखोगे तो दैट इज मोर ऑफ अ कॉल सेंटर टाइप जॉब। तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है कि आपने फार्मेसी किया या क्या किया? जब कॉल सेंटर टाइप का ही जॉब करना है तो फिर इतना स्पेशलाइज्ड फील्ड में भी आप क्यों जा रहे हो? आप उसमें जाओगे, आपके 3-4 साल वेस्ट करोगे। आप सोच रहे हो कि आपको एक प्रोफेशनल, उस प्रोफेशनल डिग्री का कोई स्पेशल बेनिफिट होना चाहिए ना फार्मेसी का। आप जरा पता तो करो कि फार्मेसी का स्पेशल बेनिफिट क्या है। आप लोग इसी पॉइंट पे अटक गए हो कि जॉब मिलेगा कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं। जॉब सबको मिलता है। आप इससे बड़े क्वेश्चंस पूछना शुरू करो कि क्या वो जॉब आपके लायक हैं,
क्या उससे बेटर जॉब नहीं है? ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो प्रणाली आप। अनुराग समथिंग अबाउट सीईटी। बच्चा अभी जस्ट मैंने सीईटी के बारे में बोला, आने वाला है, अभी थोड़े महीने में होगा। यू कैन गो अहेड विद सीईटी, बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, सिट फॉर दिस होल ईयर, प्रिपेयर अगेन, वापस से आप, क्योंकि देखो सीईटी के थ्रू भी एडमिशन कौन से कॉलेज में हो रहा है वो मैटर करता है। हाउ मच आई नो, अगर आपने सीईटी में, मान लो अभी सीईटी होने वाला है, आपने अच्छा प्रिपेयर नहीं किया है, आप क्वालिफाई तो कर लोगे, ठीक। अगर आप क्वालिफाई कर गए और आपको अगर फर्स्ट बाद के रैंक के अगर कॉलेजेस मिलते हैं, तो वो कॉलेज, जस्ट अ सेकेंड ना, नेट ऑफ हो गया है। ठीक है, होपफुली यूट्यूब पे भी वापस से शुरू हो चुका है। चलो, तो अनुराग, आई वाज सेइंग कि आप लोग प्लीज जरा रिकंसीडर करो आपका 12th स्टैंडर्ड। अगर आपका 12th का मार्क्स खराब आया है तो पहले तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो, इम्प्रूवमेंट देकर आप वापस से 12th इम्प्रूव करो। अगर 12th के परसेंटेज इनफ नहीं है तो, अगर 12th के परसेंटेज इनफ है, आप JEE के लिए जा सकते हो। तो एक साल बैठ कर प्रिपेयर करो, क्योंकि सिर्फ कोर्स में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोर्स कौन से कॉलेज से मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरा पता करो, इंजीनियरिंग के टॉप 3-4 कॉलेजेस आप छोड़ दो, ठीक है, VJTI, सरदार पटेल, सोमाया वगैरह, ऐसे 3-4 कॉलेज अगर आप छोड़ दो, जरा बताओ बाकी के कॉलेजेस से क्या प्लेसमेंट मिलता है। आप लोगों को जो प्लेसमेंट की पिक्चर दिखाई जाती है कि ये कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रहा है, जरा उस प्लेसमेंट की सच्चाई जानो आप, आपको कैसे प्लेसमेंट दिया जाता है। एक कोई न्यू फॉर्मिंग कंपनी होती है, उसको सस्ते में इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, वो लोग जाते हैं प्राइवेट कॉलेज वालों के पास एंड दे हायर इंजीनियर्स फ्रॉम देयर। अब वो इंजीनियर्स अभी अभी आए हैं, उनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, उनको अगर आप 20,000 भी दोगे दे विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि अभी अभी बच्चा पास आउट हुआ है। अगर वो 20,000 कमाने लग जाए तो ऑब्वियसली ही विल बी मोर देन हैप्पी एंड ही विल इंस्टेंटली ज्वाइन इट। बट उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसी कोर्स को अगर वो किसी अच्छे कॉलेज से करता तो उसको 80,000 मिल सकता था, 1 लाख मिल सकता था, वो फॉरेन जॉब्स को कंसीडर कर सकता था। तो आप लोग इतना कॉम्प्रोमाइज कर क्यों रहे हो? क्या सच में आप लोगों का 1 साल इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि आप पूरी लाइफ खराब करने के लिए तैयार हो? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मुझे यही मैसेज आए कि सर मार्क्स खराब आ गया, फार्मेसी कर लूं क्या? सर मार्क्स खराब आ गया, डिप्लोमा कर लूं क्या? मार्क्स खराब आ गया सर, कोई भी एक सीईटी के थ्रू कहीं ले लूं क्या? ले लो, आप फार्मेसी ले लो, आप डिप्लोमा कर लो, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो, इससे होगा क्या? आज का तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ले रहे हो, फ्यूचर का क्या? आज से 4 साल के बाद जब आप पास आउट, आज मेरे सवाल आपको शायद रेलेवेंट नहीं लग रहे होंगे। आज आपको लग रहा होगा कि सर क्या आप सैलरी बोल रहे हो, जरूरी थोड़ी है सैलरी, सर इंसान के अंदर स्किल, बहुत सारे आप डायलॉग्स मारोगे, दैट आई नो। इंसान बहुत मोटिवेशन में बहुत कुछ बोलता है, पर 4 साल के बाद जरा आप मुझे डायलॉग्स मार के दिखाओ। 4 साल के बाद जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दैट विल बी एन सैलरी। सैलरी कितनी मिल रही है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कितना आराम है जॉब में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जॉब पे आप 2-4 महीने के लिए नहीं जाते, आपको पूरा लाइफ वहां पे कंटिन्यू करना है। तो आपको नहीं लगता कि अभी 1 साल का कॉम्प्रोमाइज कर लेना ज्यादा बेटर होगा? अगर आप कुछ अभी भी अच्छी ट्रैक पे जा सकते हो तो, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो मैं भी बोलता ठीक है अब जो मिल रहा है वो ले लो, बट स्टिल पॉसिबिलिटी इज देयर। पॉसिबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है एंड आई डोंट नो कि आप लोग इतनी घाई में क्यों। एक बार फिर से सोचो बच्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, जिसको कुछ ना समझे, ये 2-3 कोर्सेज का नाम मैं एंड में वापस से इसके ऊपर बताता हूं। ओम इज आस्किंग एनईटी के टॉप रैंकर्स को एम्स मिलता है क्या? हाँ, राइट नाउ शायद ऐसा मैं एग्जैक्टली नहीं चेक कर पाया हूं, बट इट इज पॉसिबल। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ बच्चा, एक बार जरा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सिद्धार्थ सर इज आस्किंग सर 10th के बाद जितनी बातें आज मैं बोल रहा हूँ, याद रखो 10th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट आज अटेंड कर रहे हैं, रिमेंबर दैट कि जो बातें मैंने आप लोगों को बोली है आज, वो आप लोग ऐसा मत समझो कि वो 12th के बाद की है। इनफैक्ट आप लोगों को उसका ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड वालों को। दैट्स व्हाई सिद्धार्थ सर ने ये सेशन अरेंज करवाया था। ठीक, आप लोगों के लिए सेशन सिद्धार्थ सर ने अरेंज ही इसलिए करवाया था ताकि आपको अभी पता चल जाए। देखो जो बाकी के बच्चे आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मुझे सुन रहे हैं, अब वो सुनकर वापस से क्या कर लेंगे, उनको बहुत सारे करेक्शंस करने हैं, पर आपने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है ना, तो आपके लिए तो ये सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस सेशन के बाद जब आप 10th स्टैंडर्ड वाला सेशन सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि सिद्धार्थ सर ने आपको क्यों ये सेशन में ज्वाइन करवाया है। ऑफिशियल चंदन इज आस्किंग सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होगा। बच्चा, इंजीनियरिंग का एडमिशन एक ही प्रोसीजर है, जेई मेंस दो एंड गेट एडमिशन टू एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में आप चले जाओ, वहीं से फिर आपका आगे का रास्ता बन जाता है। पीयूष, सीईटी की इंफॉर्मेशन बच्चा मैं दे चुका हूं, अगर आप कुछ एग्जैक्टली पूछोगे तो मैं बोल पाऊंगा। मिस्टर राहुल आर के इज आस्किंग सर अगर हमें फॉरेंसिक साइंस करना हो 12th के बाद तो कैसे करें। साइन में कॉलेज है, बैंड्रा में कॉलेज है, सोमैया में होता है फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, सोमैया में है और एक बैंड्रा में कॉलेज है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। तो अगर आपको फॉरेंसिक में जाना है तो यू कैन गो, 2 कॉलेजेस हैं मुंबई में होपफुली जितना मैं जानता हूँ, बट उसके लिए परसेंटेज मोर देन 80% लगता है 12th में। रिमेंबर दैट यू मस्ट कम इन मेरिट लिस्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, इस बात का ध्यान रखना। श्रेयांक कोल इज आस्किंग सर इज आईटी अ बेटर चॉइस। बच्चा, बेटर चॉइस इन कंपेयर टू व्हाट? आप किससे कंपेयर कर रहे हो वो तो बताओ ना। अदरवाइज तो अगर आप ऐसे न्यूट्रली देखोगे तो इट इज अ गुड चॉइस। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फील्ड्स अच्छे ही हैं क्योंकि आने वाला पूरा टाइम ही कंप्यूटर्स का होगा, बट डिपेंडिंग कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट हो। बस आप स्कोप सुन के ना चले जाओ क्योंकि ये बोरिंग भी होते हैं, ये भी याद रखना। जॉब तो मिल जाएगा पर वो जॉब अच्छा लगेगा कि नहीं वो भी एक सवाल है जो आप लोग शायद सोच नहीं रहे हो। साहिल इज आस्किंग सर बी फार्मेसी में कौन से जॉब्स आएंगे। बी फार्मेसी करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हो। बी फार्मेसी करने के बाद आप किसी भी फार्मा कंपनी के आपने देखा मेडिकल स्टोर्स पे या डॉक्टर्स के पास में एजेंट्स आते हैं जो उनको मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी ने ये न्यू मेडिसिन लॉन्च की है, आप ये पेशेंट्स को रिकमेंड करो। उसको एमआर बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो आप एमआर का जॉब कर सकते हो, आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। कुछ फार्मा कंपनी में एनालिस्ट का काम कर सकते हो, कंपनी के अंदर ही लैब के अंदर वो जॉब होता है। तो इस तरह के जॉब्स आपको मिलेंगे। सैलरी रेंज वही है 15 to 25,000। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लग गए, मैनकाइंड वगैरह वगैरह में, तो फिर सैलरी 30,000 के रेंज में जाती है। बायर वगैरह जो बहुत अच्छी फार्मा कंपनीज है, बायर, मैनकाइंड, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जीएसके जिसको बोलते हैं, अगर इस तरह की किसी कंपनी में आप लग गए तो सैलरी स्केल आप 5 से 10 हजार बढ़ा कर पकड़ो। बायर तो बहुत अच्छी कंपनी है। सेल्फिश बॉय सौरभ इज आस्किंग सर एनडीए के बारे में बच्चा आपको 19 साल के पहले ही देना, इतना आप लोगों को पता होगा। एनडीए सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, वेरी फर्स्ट। दूसरा, लड़के भी अनमैरिड ही चाहिए होपफुली कि 19 तक तो आप अनमैरिड ही रहो, प्रोवाइडेड आपको सच्चा वाला प्यार ना हुआ हो। अनमैरिड ही होना चाहिए, 19 ईयर्स के पहले ही आप एग्जाम दे सकते हो। डिफेंस है, 21,000 की सैलरी है, अलग से एग्जाम होता है। 12th में आप लोगों को 50% लाना है उसके लिए। बट एनडीए बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एनडीए से रिलेटेड आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जितने लोग एनडीए कंसीडर कर रहे हो उन लोगों को जरा टीईएस के बारे में भी पता करना चाहिए। ये एनडीए का ही कोर्स है। एनडीए में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सर्च किया होगा तो यू वुड बी नोइंग कि 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी में सिर्फ आर्मी आती है, दूसरी कैटेगरी में एयरफोर्स और नेवी आती है, बराबर। नेवी और एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी आपको होना चाहिए 12 साइंस में। अदरवाइज आप आर्मी में जा सकते हो अगर फिजिक्स मैथ्स नहीं है तो भी। 12 साइंस से आपका होना जरूरी है। तो आर्मी में जाने के लिए तो आपको कोई टेंशन है नहीं। अगर आप 12 साइंस से हो, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर, इफ यू आर हैविंग 50% यू कैन गो फॉर। अच्छा, विद इन 2 मिनट्स मेरा इंस्टा का लाइव एंड होने वाला है, आई विल रीजॉइन इट, ठीक है। तो अभी पहले मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। देन एनडीए में आप अगर नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आप, मैंने बता दिया, सब्जेक्ट्स अलग होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप टीएस का एग्जाम पास कर अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी में भी 10,000 का इंक्रीमेंट मिलता है। और अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हो आर्मी में, तो फिर टीएस के बारे में आप पता करो। द ओनली डिसएडवांटेज इज, एक ही डिसएडवांटेज है टीएस का कि 70% होना चाहिए आपका पीसीएम में, देन ओनली यू कैन गो अकॉर्डिंग टू टीएस। अदरवाइज आप एनडीए वाले रूट से तो आप जा ही सकते हो डिफेंस में, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और 1 साल आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ये 2 डिसएडवांटेज आप कंसीडर कर लो। बट अगर आप एनडीए और टीएस को कंपेयर करो तो टीएस के रूट से अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो जितने भी लोग एनडीए कंसीडर कर रहे हो, आज सेशन के बाद में टीएस के बारे में पता कर लेना। इट्स सिद्धार्थ इज आस्किंग सर एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के ऑप्शंस क्या है। बच्चा, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हायर करती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको काम देती हैं। एक्चुअल में एथिकल हैकिंग आजकल सबको लग रही है, सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज को ही नहीं है। हर वो कंपनी जहां पे कंप्यूटर्स के थ्रू काम हो रहा है वहां पे आपको जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है।
बट अगेन जॉब परमानेंट नहीं है, ये याद रखना, और आपकी स्किल के ऊपर है वो जॉब कि आप कितने अच्छे हैकर हो। वहां पे सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता, वो स्किल ओरिएंटेड जॉब है। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इसका ध्यान रखना। अगर मैंने बोला स्किल ओरिएंटेड जॉब है, अब कल को जाके तुम कोर्स कर लो और उसके बाद में तुमको जॉब ना मिले तो ये वर्ड आपको बहुत याद आएगा। वहां पे सिलेक्शन आपके स्किल के ऊपर होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे नहीं होता है। इंस्टा का लाइव मेरा एंड हो रहा है विद इन 10 सेकेंड्स, तो मैं वापस से लाइव आ रहा हूँ, फिर ये बाकी के क्वेश्चन हम लोग वहां। ओके, नाउ आई एम बैक ऑन इंस्टा। हाँ, अर्चना ने पूछा था सर हाउ इज फिजियोथेरेपी करियर इन ऑल पर्सपेक्टिव। फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड करियर बच्चा, और फ्यूचर में इसका काफी अच्छा स्कोप भी है इफ यू कैन डू। एनईटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आप हर एक कॉलेज का लेकिन अपना अपना क्राइटेरिया होता है। फिजियोथेरेपी के कुछ कॉलेज अपना प्राइवेट एग्जाम्स लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, बट ईजी होता है, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। सैलरी वाइज 30,000 मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट करो अगर आप किसी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब करते हो, बट प्राइवेटली अगर आप इसको कल्टीवेट करो तो इट इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। तो अर्चना, अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए जाना चाहते हो तो एक अच्छी बात है कि आपको एनईटी का भी झमेला नहीं है बट थोड़ा अगर प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो थोड़ा कॉस्टली कोर्स है। घोस्ट गेमिंग इज आस्किंग डिफेंस में इंडियन नेवी में ज्वाइन हो सकते हैं ना? हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन। अर्चना ने पूछा था सर हाउ मच मार्क्स इन एनईटी आर रिक्वायर्ड फॉर फिजियोथेरेपी। बच्चा, फिजियोथेरेपी में जैसा अभी मैंने बताया एनईटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको खाली पीसीबी में 50% होना चाहिए, ठीक है? जो 12th के पीसीबी में आपको 50% लाना है, दैट्स ऑल, देन यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी। प्रथमेश, नो अदर क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, मोस्ट वेलकम बच्चा। Samiksha is asking sir what if we want to begin a startup, which field is more preferable? बच्चा, स्टार्टअप और बिजनेस वाले क्वेश्चंस मैं आज नहीं ले रहा हूँ, वरना ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। आज वाला सेशन हम लोग सिर्फ कोर्सेज पे रखेंगे, कौन सा कोर्स एनईटी से जाना है, 12 साइंस से, साइंस के थ्रू क्या कोर्स है, कॉमर्स के थ्रू क्या कोर्स है। स्टार्टअप और बिजनेस, ये दो क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से सेशन लूंगा, क्योंकि उनका पूरा इन्फॉर्मेशन ही अलग है। जो मैं आज बता रहा हूँ ना, वो कहानी उससे एकदम अलग है, स्किल्स भी अलग लगती हैं, कहानी पूरी अलग है। और कोई क्वेश्चन हो तो बच्चा आप पूछते चलो। समीक्षा, वैशु पवार इज आस्किंग सर एनईटी के लिए 1 ईयर गैप के वक्त दूसरा कोई कोर्स करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोर्स तो छोड़ दो, आपको 1 ईयर जब आप गैप लेते हो ना एनईटी के लिए, आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको प्रॉपरली एनईटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास लाइफ पड़ी हुई है, आप जो चाहे कर सकते हो। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, एक एक मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा, ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है एडमिशन तो आपको 450 पे भी मिल जाएगा, पर 450 पे लातूर, धुले ऐसी जगह पे अगर एडमिशन मिलेगा, हो सकता है पेरेंट्स अलाउ ही ना करे। तो 1 साल की जब कॉम्प्रोमाइज जब आप करते हो ना, कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस जब करते हो ना, तो उसकी लिमिट मत रखा करो कि इतना करेंगे इतना नहीं, या फिर कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करते ही टाइम उसके अंदर कुछ एडवेंचर या प्लेजर कभी ऐड मत किया करो। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, जो करो तो पूरा ही करो, अदरवाइज मत करो। अब अगर आप 1 साल का सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, उसमें अगर आप थोड़ा सा प्लेजर ऐड करोगे कि ये भी कर लेते हैं, थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा, कुछ मत ऐड करो। सिवाय उस एक काम के कोई भी एक्स्ट्रा काम मत करना। प्रॉपरली फुल फोकस होके 1 साल आप लोग एनईटी पे फोकस करो, ठीक है? थोड़ा आपके ब्रेन फ्रेश करने के लिए अगर आप छोटी मोटी एक्टिविटी कर लो, दैट इज ओके। आधा 1 घंटे के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी कर लो, बट अगर आप कोई कोर्स करने की सोच रहे हो, एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद आपके पास लाइफ पड़ी हुई है यार, आप कुछ भी सीख सकते हो। आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो इफ यू आर गोइंग टू रिपीट इट। कृतिका इज आस्किंग सर ग्राफिक्स डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग लाइक कोर्सेज के लिए जेई इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चा, ग्राफिक्स और डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है। शायद मैंने इसका आंसर दे दिया था होपफुली। अभिषेक चौरसिया इज आस्किंग सर कैन यू प्लीज टेल अस स्कोप इन फिजिक्स एमएससी? अभिषेक, फिजिक्स एमएससी में एक्चुअली कोर्स में स्कोप नहीं है, उस सब्जेक्ट में बहुत स्कोप है। बट इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो या अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को जानते हो,
तो वो आपको बताएंगे कि मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की ही तारीफ करता हूँ, मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिक्स है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट. फिजिक्स में आपका करियर कोर्स के थ्रू नहीं बनता, फिजिक्स में आपका करियर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बढ़ता है. आप लोग प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो कि आप लोगों के दिमाग में जो भर दिया गया है ना कि ये सब्जेक्ट, ये वाला एग्जाम, ये वाला ऐसे नहीं होता करियर. अगर ऐसे करियर बनता तो आपसे पहले जितने लोगों ने ये कोर्स किए उनके करियर क्यों नहीं बने. आप लोग प्लीज थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पूछना शुरू करो. अच्छे क्वेश्चंस क्या है? अच्छे क्वेश्चंस वो हैं कि सर फिजिक्स में अगर मेरे को करियर बनाना है तो मेरे को कौन सा कोर्स, नहीं ये पूछो कि सर मेरे को किस बात पे ध्यान देना चाहिए. यू मस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. फिजिक्स में आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या जॉब मिलेगा, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप बहुत छोटे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. फिजिक्स कैन टेक यू टू एनी लिमिट, एनी लिमिट. इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो, पर ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे उसको चूज करो. अगर आप कोर्स करियर के बेसिस पे फिजिक्स को चूज कर रहे हो तो वही है, बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह ही है. वो भी 20 से 30 हजार का जॉब मिल जाएगा मैक्सिमम. तो आपको टीचिंग में ही जाना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी फील्ड नहीं है मार्केट में. मार्केट में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे फिजिक्स वालों को जॉब मिले. आप टीचिंग में ही जा सकते हो. ठीक, तो उसके साथ में आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा कोई कोर्स करना पड़ेगा अगर आपको जॉब करना है तो. बट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप कर सकते हो तो डू इट ऑन द अंडरस्टैंडिंग बेसिस. Anurag is asking, sir, can we replace chem for eligibility criteria in MHCET for grouping by any vocational subject? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता. सर करण इज आस्किंग, सर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं क्या? अगेन आई एम सेइंग पॉलिटेक्निक मतलब आप असिस्टेंट के जॉब पे लगोगे, 15 से 30 हजार का सैलरी रेंज होगा. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, गो अहेड. आप लोग अपने आप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो. मैं जहां तक जानता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों की उम्र 17 से 18 साल होगी. ठीक, तो 17 से 18 साल का बच्चा अगर सपना ना देखे तो मुझे अजीब लगता है. मैं अगर इस एज में बोलूं कि ठीक है 20 हजार का जॉब मिल रहा है तो कर लेता हूं, तो ये सही है क्योंकि मेरे पास और ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है. पर 17-18 साल का बच्चा जब 20-22 हजार के जॉब पे सेटल्ड होता है तो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि वो सारे सपने देख सकता है और वो उन सपनों को परस्यू भी कर सकता है. ये जरूरी नहीं कि आज वो अगर 20,000-22 हजार वाले जॉब पे लगकर अपना आज का पूरा सब कुछ खत्म कर दे. वो वापस से रीप्लान भी कर सकता है, वो एक नया प्लान भी स्टार्ट कर सकता है. आप लोग क्यों गिव अप करना चाहते हो आप ही लोग जानो. पॉलिटेक्निक आप ऐसे पूछना चाहते हो कि सर पॉलिटेक्निक में जॉब है कि नहीं, मैं कब से समझा रहा हूं जॉब हर कोर्स से मिलता है. बस सैलरी रेंज और लाइफस्टाइल का क्या, आप जॉब किस लिए करना चाहते हो? लाइफ के लिए ना. लाइफ का क्या वो आप लोग पूछना ही नहीं चाहते हो. आप लोग बस ये जानना चाहते हो सर ये कोर्स के थ्रू जॉब मिले. ऐसा कौन सा कोर्स है जिससे जॉब नहीं मिलता बेटा? जॉब 100% मिल जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बस इसी का फर्क होता है. लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप इसको बाद में जाके चेंज थोड़ी कर सकते हो. इस पे ज्यादा ध्यान दो. दीक्षा यादव इज, सर कॉमर्स स्ट्रीम से ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें हाई रेंज सैलरी हो? बच्चा आप सीए कर सकते हो, आजकल बाफ आया हुआ है, बैचलर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस. ठीक ठाक कोर्सेज है, 20-25 हजार का रेंज आराम से मिल जाता है. अगर आप कॉमर्स के थ्रू हाई रेंज कोई सैलरी वाले जॉब्स की बात करो, सीपीटी है, सीए है. सीए तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, सीपीटी भी बहुत अच्छा. सीए के बाद सीएस आता है. अगर आप सीएस कर सकते हो तो फॉरेन में सीएस का ज्यादा स्कोप है. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपको बताऊं मैं कि इंडिया में सीए को ज्यादा सैलरी है कंपेयर टू सीएस, और यूके में सीएस को ज्यादा सैलरी है कंपेयर टू सीए. तो आप इतना भी ध्यान में बिठा लो कि अगर आप सीए सीएस वाली एबिलिटी रखते हो तो 2 बातों का ध्यान रखो. पहला कि अगर आप सच में अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो तो गो अहेड, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. सीए सीएस बहुत टफ कोर्सेस हैं, तो पहले ये बात ध्यान रखना. अच्छा खासा हार्डवर्क करना पड़ता है तभी जाके इतनी सैलरी मिलती है. 8-9 लाख तो आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप एक ठीक ठाक सीए बन जाते हो तो. 4-5 लाख रुपए के लिए तो आपको सोचना नहीं है. पर ईयर 4-5 लाख रुपए का जॉब आराम से मिल जाएगा. यूके यूएसए में गए तो 7-8 लाख रुपए आराम से मिल जाता है. बट ये याद रखो कि हार्डवर्क ट्रेमेंडस है उसमें, थोड़ा टफ कोर्स है वो. और कई बार बच्चा सीए सीएस लेकर जब उतना हार्डवर्क कर लेता है तो वो बाद में सोचता है कि जब इतना हार्डवर्क ही करना था तो फिर तो साइंस ही ले लेता. साइंस से बच्चे भाग क्यों रहे? हार्डवर्क बचाने के लिए. और जब आप सीए सीएस में हार्डवर्क कर ही रहे हो तो फिर साइंस ले लो. अब अगर आप पूछोगे कि सर लेकिन अगर सीए सीएस करना और आप बोल रहे हो कि साइंस ले लो तो इसका क्या एडवांटेज है? साइंस का एडवांटेज मैंने अभी आधे घंटे पहले बताया था कि साइंस वाला 12th साइंस पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद अगर उसको कुछ सही ना लगे देन ही कैन गेट बैक टू कॉमर्स ऑल्सो.
तो आप पहले 12th तक साइंस को चेक कर लो। अगर आपको 12th साइंस तक कुछ नहीं जमा, देन गेट बैक टू कॉमर्स स्ट्रीम। पर अगर आप ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट कि आप ऑलरेडी कॉमर्स में हो, अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स में हो, देन हाईएस्ट सैलरी जॉब सीए सीएस। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो बीकॉम करके आप एमबीए के थ्रू जाओ। बट याद रखो, एमबीए अच्छे कॉलेज से करना। कैट क्लियर करके जो एमबीए मिलता है वो करना। बजाज कॉलेज, ये सब कॉलेज से जो एमबीए होता है वो एमबीए को स्कोप है। हर एमबीए को स्कोप नहीं है। मुंबई में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी एमबीए करवाते हैं। अगर आपने वहां से एमबीए किया तो उसका कोई स्कोप नहीं है। वही घूम फिर के आप वही 20,000 वाली सैलरी पे आ जाओगे। और फिर आप सोचोगे कि लोग तो बोलते थे कि एमबीए को बहुत सैलरी होती है। एमबीएंस को बहुत सैलरी होती है, प्रोवाइडेड दे क्लियर कैट एंड दे गेट एडमिशन इनटू सम गुड कॉलेजेस। हर एमबीए को अच्छी सैलरी नहीं होती। गौतम कदम इज आस्किंग सर 1 ईयर का गैप रहेगा तो अलग से एनईटी का क्लास लगाना पड़ेगा? बेटा ये डिपेंड करता है कि आपने 12th में कैसे पढ़ाई की है। इसके आंसर्स मैं आपको 2 स्टाइल में दे देता हूँ कि अगर आपने 1 ईयर आप रिपीट कर रहे हो तो पहली बात तो आपको 12th तक का एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी है, उतनी पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी की हुई थी, तो आप सिर्फ बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत कम पैसे में पढ़ा देते हैं, अच्छा पढ़ा देते हैं बहुत कम पैसे में। ठीक, तो आप वो ऑनलाइन के बारे में पता करो, वहां से आप वो कर लो। बहुत कम 200-300-400 रुपए ऐसे लेते हैं खाली पर सब्जेक्ट, और आपको पूरा ईयर वो लोग रिपीट भी करवा देंगे। तो पहले ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है। प्लस अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल गई तो आप प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग जाना ही क्यों चाहते हो? अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो हाँ, बट इफ यू कैन अफोर्ड देन ऑफलाइन कोचिंग इज ऑब्वियसली बेस्ट। बट अगर आप नहीं कर सकते हो अफोर्ड, देन ऑनलाइन कोचिंग ले लो और अपना एक्सपीरियंस यूज करो। और अगर आप एनईटी के लिए रिपीट कर रहे हो तो फिर एनईटी में तो यार ओनली बायो इज रिक्वायर्ड, और बायो तो पूरा स्टूडेंट अपने दम पे कर सकता है। काफी ज्यादा अच्छे रिसोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे। नीरज मौर्य सर एमएससी मैथ्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं? एमएससी मैथ्स के बारे में मैंने एक सेशन पहले भी बताया था। ये बहुत बड़ा कोर्स है। इसके थ्रू आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितनी फेसबुक, जितनी कंपनीज आप सुनते हो, इन सबको एमएससी मैथ्स वाले लगते हैं। बट एमएससी मैथ्स वाले कौन से? जिनको नॉलेज है, जो मैथ्स को समझते हैं। और मैथ्स में भी 2 पार्ट है, एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स का जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक कंप्यूटर फील्ड की बात है। कंप्यूटर फील्ड से कनेक्टेड मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि मैथमेटिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज साइंस के फील्ड में होता है, रिसर्च के लिए। पर स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो ये सब कंपनीज में होता है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और ये कंपनीज बहुत हैंडसम सैलरीज देती है। तो अगर आप एमएससी मैथ्स कर रहे हो, देन मेक योर स्टैटिस्टिक्स पार्ट वेरी स्ट्रांग। आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिलेंगे। एमएससी मैथ्स से बहुत अच्छे अच्छे जॉब है। टीचिंग तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग ऑब्वियसली कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर अगर आईआईटीज वगैरह को पढ़ा है तो उसकी काफी अच्छी सैलरी होती है। और टीचिंग को भी आप लोग एक ऑप्शन कंसीडर करो। आप जितने कोर्सेज के बारे में सोच रहे हो ना, उन सारे कोर्सेज से 3 गुना ज्यादा सैलरी है टीचिंग में। होपफुली आप लोगों को किसी ने बताया नहीं, शायद आप लोगों को पता नहीं है। Ghost Gaming is asking, sir, I have drawing skills better. Which course or jobs can you prefer for? Drawing skills है बच्चा तो फिर बी आर्क तो आपके लिए ऑब्वियसली अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से आप फाइन आर्ट्स का कोई भी कोर्स कर लो। फाइन आर्ट्स, ये वर्ड याद रख लो। अगर आप में से कोई आर्ट्स का है या आपके पहचान में कोई आर्ट्स का है तो उसको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में बताओ एंड गो फॉर फाइन आर्ट्स कैटेगरी। बेहिसाब कोर्सेज एंड ऑल आर वेरी वेरी गुड कोर्सेज। अच्छा स्कोप है। ठीक, तो अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स या फाइन आर्ट्स का ट्राई करो। इंजीनियरिंग ओरिएंटेड अगर जाना चाहते हो तो बी आर्क के बारे में तो मैंने बताया ही। कौस्तुभ जाधव इज आस्किंग, मेडिकल के लिए यूपीएससी और एमपीएससी में कुछ रिजर्व प्लेस है क्या? नहीं, ऐसा यूपीएससी एमपीएससी में बच्चा सिर्फ कैटेगरी वाइज, कास्ट कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, अदरवाइज नहीं। एडवांटेज मिलता है आपको क्योंकि आपके लिए पेपर काफी इजी हो जाता है अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की है तो। वीरेंद्र चौरसे सर, अगर एनईटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए और बीएससी करके अगले साल एनईटी करेंगे तो कैसा होगा? देखो, मैं एक ऐसा बोलता हूँ वीरेंद्र के थ्रू, ये बात मैं सबको बोल रहा हूँ तो ये बात सब लोग सुन लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एनईटी के लिए रिपीट कर रहे हो ना तो बीएससी में मत जाओ। मैक्सिमम नुकसान क्या होगा, 1 साल चला जाएगा ना। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 99% बच्चे यही दिमाग लगाते हैं कि पूरा साल घर पे क्यों बैठे। अगर पूरा साल घर पे बैठकर पढ़ाई करनी है तो बीएससी का फॉर्म भर देते हैं ना, 1 साल भी बच जाएगा, एनईटी की पढ़ाई भी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप 12th पास करके बीएससी में जाते हो ना, एक नई दुनिया खुल जाती है। क्योंकि आप पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे, 12th तक दिन रात पढ़ रहे थे, अभी अभी आप उस सदमे से बाहर आए हो। जैसे ही आप बीएससी में जाओगे ना, आपका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है।
इसीलिए अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बीएससी के साथ में रिपीट करो। रिपीट कर रहे हो तो सिर्फ रिपीट करो। मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला था, रिस्क ले रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो पूरा करो। ये सम वॉट कॉम्प्रोमाइज करके कोई चीज नहीं होती है, सम वॉट सैक्रिफाइस करके कोई चीज नहीं होती है। तो ये उसके साथ में लिबर्टी ऐड मत करो कि सर 1 साल बच जाएगा बीएससी। आप बीएससी जब करना ही नहीं चाहते, आप एनईटी के थ्रू जब डॉक्टर ही बनना चाहते हो तो बीएससी का 1 साल वेस्ट हो भी जाता है। तो आधे घंटे पहले मैंने बोला कि वो वेस्ट है ही नहीं, वो तो आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि 2 साल में आप डॉक्टर बन सकते थे। आप पता तो करो कि कितने लोग 2 साल में डॉक्टर बनते हैं, और जितने बनते हैं वो पता करो 3 साल में बनते हैं कि नहीं। आप परसेंटेज तो देखो कि कितने % ऐसे लोग हैं जो 2 ही साल में डॉक्टर बन जाते हैं। 11th 12th के साथ में एनईटी क्वालिफाई करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, आप पता तो करो। ओम बच्चा, मैंने आपका आंसर दे दिया। 1 ईयर ड्रॉप का एनईटी का क्लास कॉस्टली होता है क्या? कॉस्टली होता है। ऑफलाइन अगर आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो कॉस्टली होता है, पर ऑनलाइन सॉल्यूशंस है। ठीक है, आप लोगों को ये सब क्लासेस वगैरह का अगर कुछ जानना रहेगा ना तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब राइट नाउ मैं आपके सामने ये सब चीजें नहीं बता सकता। देन अर्चना इज आस्किंग विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर फिजियोथेरेपी। बच्चा मुंबई का केईएम जेजे ले लो, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपको वहां से मिल जाता है तो, पर उनका थोड़ा परसेंटेज अच्छा चाहिए उनके लिए, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। 530 इज गुड मार्क्स इन एनईटी फॉर बीडीएस। हाँ, पर मुंबई में नहीं मिलेगा। रिमेंबर, आप हाफ क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एडमिशन मिल जाएगा। मुंबई में मिलेगा नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है। मुंबई एटलीस्ट आपको 600 के रेंज में होना चाहिए। हाँ, ये बदल भी सकता है, हर साल रैंकिंग ऊपर नीचे होते रहती है। गौतम कदम इज आस्किंग फिजियोथेरेपी में डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन मिलेगा क्या? हाँ बच्चा, मिल जाएगा। डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। आप डिपेंडिंग कि आपका परसेंटेज कितना अच्छा है 12th में, आपको उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। अमित सिंह इज आस्किंग सर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कंप्लीट होने के बाद कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? बच्चा, अगर आपने अकाउंटिंग और टैक्सेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप कोई भी कंपनी में आप अकाउंटेंसी का जॉब ले सकते हो। अकाउंटेंट्स के जॉब तो सारी कंपनीज में अवेलेबल है। ठीक, अगर आप उसके साथ में एमबीए जोड़ दो तो फिर आपका प्रोफाइल और अच्छा हो जाता है। जितना अच्छा आपका रेज्यूमे होगा उतना ज्यादा आपको अच्छा जॉब ऑफर होगा। फॉरेन में भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा इसका स्कोप चल रहा है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का। ओके, नाउ आई एम टेकिंग इंस्टाग्राम्स क्वेश्चंस। ओके, अभी तक मैं यूट्यूब के देख रहा था, अब मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस देख रहा हूँ। आई एम पीयूष इज आस्किंग सर एमबीबीएस में कट ऑफ क्या है एनईटी में? बच्चा, वो हर साल कम ज्यादा होते रहता है। अगर आपको मुंबई चाहिए सिक्योर तो 580 प्लस कम से कम आपको लाना पड़ेगा। 580 प्लस पे भी चांसेस कम है, बट 580 प्लस आप मान के चलो। 600 इज अ वेरी गुड स्कोर इन एनईटी फॉर मुंबई। पूरा लाइन सुन, अदरवाइज एडमिशन 450 पे भी मिल जाता है एमबीबीएस में, पर लातूर, धुले, नासिक ऐसी जगह पे मिलेगा। ठीक, अगर मुंबई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो देन यू मस्ट स्कोर 600 प्लस। सुमैया इज आस्किंग सर फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में कुछ बताओ ना। बच्चा, फैशन डिजाइनिंग के लिए आप एक बार फिर से, मैंने बोला था ना, फाइन आर्ट्स के लिए जेजे इंस्टीट्यूट में आप एक बार ट्राई करो। वहां से अगर आप कोई ऑफिशियली कोर्स कर लेते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, फैशन डिजाइनिंग ज्यादातर स्किल ओरिएंटेड करियर है। इसमें आपकी स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी नॉर्मल क्लासेस से भी अगर बेसिक टेक्निक सीख लेते हो, देन इसके अंदर आपको डेवलप तो खुद ही करना पड़ता है अपने बेसिस पे ही, क्योंकि ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आप सर्टिफिकेट दिखाकर कहीं पे जॉब ले लो। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इस फील्ड में बहुत मिनिमम है, बहुत ज्यादा स्कोपिंग नहीं है ये सर्टिफिकेट वाइज। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो फिर तो आपको फैशन डिजाइनिंग में बिना कुछ पूछे चले जाना चाहिए। बहुत स्काई इज द लिमिट, आप जितना चाहो उतना नाम बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फैशन डिजाइनिंग के बारे में कंसीडर करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कंसीडर करो, क्योंकि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देती है वो बहुत ज्यादा वाइबल नहीं है, जेजे वगैरह के छोड़कर। तो आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले लो। बैंड्रा साइड में तो एक से एक इंस्टीट्यूट है, उसमें से बस कॉस्टली है, इस बात का ध्यान रखना।
फीस भी बहुत ज़्यादा है, प्लस कोर्स के ड्यूरेशन में भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो फैशन डिजाइनिंग कंसीडर अगर आप कर रहे हो तो पहले ज़रा मॉनेटरी इश्यूज को पहले एड्रेस कर लेना। हुसैन खान इज आस्किंग सर, अभी क्राइटेरिया हटाया आईआईटी जेई के लिए, उसमें जेई एडवांस का एग्जाम के लिए बताया है, जेई मेंस देना जरूरी है क्या? बच्चा जेई मेंस तो देना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली जेई एडवांस नहीं बैठ सकते। अगर ये आजकल की इन्फॉर्मेशन है तो मैंने तो नहीं देखी है, बट जेई मेंस को आप नहीं हटा सकते, अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे ना जेई एडवांस के लिए। तो आपको जेई मेंस देना ही पड़ेगा एनी हाउ, अदरवाइज वो फिल्टर प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, फिर सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जेई एडवांस के लिए, एंड देयर इज नो पॉइंट ना। जो जेई मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है वो जेई एडवांस अगर अटेम्प्ट कर भी ले तो क्वालिफाई थोड़ी कर लेगा, देन व्हाट्स द पॉइंट। प्रिया मुथे इज आस्किंग सर, व्हाट इज द फीस ऑफ एमबीबीएस इन मुंबई इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज? बच्चा इट डिपेंड्स, अप्रॉक्स 40 to 50,000 रुपीज तो आपका जाता ही है, बट उसमें बहुत सारे आपको, बीइंग अ गर्ल, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो अगर आप एमबीबीएस की फीस के बारे में ज्यादा टेंशन में हो तो मत लो टेंशन। अगर आप मुंबई में सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको बहुत जगह से एडिशनल हेल्प मिल जाती है, ये बात का ध्यान रखो आप। सृष्टि इज आस्किंग सर, इज बीएमएस प्लस एमबीए in HR good for becoming HR? Yeah, it is good. Of course it is good. और आपने तो जो लिखा है that combination is fatal, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, आपको अच्छे जॉब ऑप्शंस मिलेंगे, रेज्यूमे काफ़ी अच्छा बनेगा, जॉब प्रोफाइल भी आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, बट आर यू हैप्पी इन बिकमिंग HR, वो क्लियर है ना। और अगर आप इतना अच्छा प्रोफाइल ट्राई करो देन आप अभी से ज़रा फॉरेन एजुकेशन ओरिएंटेड रहना, हो सके उतना फॉरेन में कंसीडर करो आप अपना जॉब ऑप्शन, तो सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आप यहाँ के इंडियन कंपनीज में अगर आप एज एन HR ज्वाइन करते हो तो फिर वही घुमा फिरा के बाद 20 से 30 हज़ार पे ही आएगी। तो आप प्रोफाइल तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, और अगर आपको ये कोर्स पसंद है तो फिर आपको थोड़ा फॉरेन कंट्रीज के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी प्रोफाइल है, आपको अच्छी सैलरी स्केल मिल सकती है। ओम इज आस्किंग, एक्सेप्ट मुंबई क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं क्या? हाँ बच्चा, लातूर का कॉलेज तो बहुत अच्छा है, नासिक का भी बहुत अच्छा है, ये सब कॉलेजेस से मेरे अपने लोग हैं तो मैं इनके बारे में काफ़ी कुछ पर्सनली जानता हूँ, तो बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बट स्कोप वाइज मुंबई बहुत आगे है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई मुंबई से एमबीबीएस करता है तो वो अपने क्लिनिक के बोर्ड पे एमबीबीएस के बाजू में ब्रैकेट में मुंबई मेंशन करता है। वो ऐसा सिर्फ मुंबई वाले करते हैं, बाकी के सब लोग सिर्फ लिखेंगे एमबीबीएस, पर एमबीबीएस मुंबई, एमबीबीएस के बाजू में ब्रैकेट में मुंबई लिखकर मेंशन करता है। तो मार्केट में एक ऐसा मेंटालिटी है कि अगर मुंबई का डॉक्टर है तो बड़ा डॉक्टर होगा, ऐसा है भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बट वो जो एक एडवर्टीजमेंट का एडवांटेज आपको मिलता है वो आपको मुंबई में मिलेगा। अदरवाइज अगर आप कोर्स वाइज बोल रहे हो कि सर क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या दूसरे, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आपको कहीं दूर भी मिल रहा है, लातूर धुले कहीं भी एमबीबीएस अगर गवर्नमेंट कॉलेज से मिल रहा है, गो हेड, गो ब्लाइंडली गो हेड, सोचो ही मत। बस एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो है मुंबई से अगर मिल जाए तो, क्योंकि आपको सीधे सीधे वो एडवर्टीजमेंट का बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने लग जाता है, बस इतना ही एडवर्टीजमेंट का ही बेनिफिट है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। या आप इस बात को ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी दूसरी जगह से आप कर रहे हो तो आपको 1-1.5 साल के बाद थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन मिलेगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, पर जॉब ऑप्शंस, रिकॉग्निशन ये सब मिलता ही है अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो। प्रचेत 188 इज आस्किंग सर, व्हाट इज बेटर बीटेक और बैचलर ऑफ सीएस? दैट डिपेंड्स बच्चा कि आप इंजीनियरिंग ओरिएंटेड हो या फिर आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। सीएस इज वेरी नैरो कोर्स जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा है, जिसमें आप प्रोग्रामिंग मेनली उसी पे फोकस्ड रह जाते हो। ठीक है, तो आपका अप्रोच कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों कोर्स करने के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये बात का ध्यान रखना कि जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपके सर्टिफिकेट पे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ठीक है। तो आप ये कोर्स को सर्टिफिकेट वाइज मत देखो, आपको पसंद क्या है, आप कौन सा वाला काम, ज्यादा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड काम करना चाहते हो देन गो फॉर सीएस। अदरवाइज अगर आप थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप बीटेक के लिए जाओ। बीटेक में आगे भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और प्रिया बच्चा पूछ रहे थे ना कि मैं मेडिकल के लिए क्या फीस रहेगी। अप्रॉक्स 50,000 पर मंथ फीस बोलते हैं, बट उसमें भी काफी कुछ कंसेशन हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। सृष्टि इज आस्किंग सर,
बीपीटी के बाद एमपीटी भी करे तो कैन वी गो फॉर हायर? हाँ, अगर आप बीपीटी के बाद में एमपीटी कर रहे हो, एक चीज याद रखो, बैचलर के बाद मास्टर कोर्स अगर आप किसी भी फील्ड में करते हो, सैलरी रेंज में फर्क आता ही है। कितना फर्क आता है वो डिपेंड किया आपने कौन सा लाइन चूज किया, बट फर्क तो 100% आएगा। हाय खुशबू, हुसैन खान इज आस्किंग सर आईआईटी जैम के कब दे सकते हैं? आईआईटी जैम बच्चा आप बीएससी के बाद दे सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग जो अभी आईआईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिनका एडमिशन अभी नहीं हो पाता 12th के बाद में, क्योंकि मोस्टली मुंबई का ये सिनेरियो है कि मुंबई में आईआईटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को आईआईटी के बारे में तब पता चलता है जब वो 10th पास कर लेते हैं, और 10th पास करने के बाद आप आईआईटी 2 साल में तो आप जेईई एडवांस क्लियर कर ही नहीं सकते, ठीक। तो फिर उसके बाद में उनको लगता है कि नाउ वी कांट गो टू आईआईटी। तो आईआईटी जैम एक ऐसा एग्जाम है जो आपको 3 साल के बाद एक और मौका देता है दैट यू कैन अगेन गेट बैक टू आईआईटीज। तो आप कोर्स पहले बीएससी कर लो आप, और बीएससी करने के बाद देन यू कैन गिव दिस एग्जाम। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए तो एज पर योर रैंक यू विल बी अलॉटेड बेस्ट आईआईटीज ऑफ इंडिया, और सारी आईआईटीज अवेलेबल होती है उसमें, आईआईटी मुंबई भी। खुशबू खान इज आस्किंग सर बीएड के लिए क्या करना चाहिए? नथिंग बच्चा, बीएड तो आसानी से हो जाता है, बस पैसा लगता है, पैसे का थोड़ा टेंशन है बीएड में। 50 to 60,000 से लेकर 1 लाख तक फीस होती है, डिपेंड कि आप कैसा कॉलेज चूज करते हो। अब तो 2 साल का हो चुका है। बीएड करने के लिए आपको सिर्फ पैसे की ही चिंता करनी है और किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर बीएड के कॉलेज प्राइवेट हैं। अगर आप उनकी फीस पे कर दो तो आपका सारा टेंशन वो लोग खुद अपने सर पे ले लेते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो बीएड काफी आसान है अगर आपको करना है तो। बस आप कोई भी कॉलेज अपने नियर बाय में जो भी हो, उसमें कॉलेज का भी ज्यादा टेंशन नहीं है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी बस आपको अटेम्प्ट करना होता है। बीएड के लिए एक सीईटी होती है अलग से, पर आपको बस उस सीईटी को अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर कोई मेरिट वगैरह कुछ नहीं लाना। आप कुछ भी स्कोर करो, एडमिशन मिल ही जाता है बीएड में। वो थोड़ा कमाने वाला कोर्स है, कॉलेज वालों के कमाने के लिए बनाया गया है, तो इसीलिए उसमें कॉलेज आपको ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको बीएड करना है तो कॉलेज वालों से आप बात कर लो, जो भी आपका नियर का कॉलेज है, वो लोग इतनी हेल्प कर देंगे कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आई एम पीयूष इज आस्किंग सर अब्रॉड में बीएचएमएस जॉब स्कोप है? बीएचएमएस एक ऐसा फील्ड है, मैंने 2-3 सेशन पहले भी बोला था कि बीएचएमएस और बीएएमएस, आप जब बीमार होते हो तो आप खुद जाते हो क्या ऐसे डॉक्टर्स के पास में? आप बीएचएमएस और बीएएमएस के बाद बीएएमएस के पास कब जाते हो? जब आप एलोपैथी से हार जाते हो। तो क्या आपकी भी फर्स्ट चॉइस है वो लोग? तो आप अगर वही कोर्स करोगे तो आपके पास लोग क्यों आएंगे? ये तो हम लोग भी जानते हैं ना कि पहली चॉइस हम सबकी एलोपैथी ही है। तो बीएचएमएस और बीएएमएस में स्कोप नहीं है ऐसा नहीं है, बट मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप उसको अलग से पढ़ो। ट्राई फॉर एमबीबीएस या बीडीएस आप कर लो, और साथ साथ में साइड में आप बीएचएमएस और बीएएमएस के लिए आप बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस है, वैसे कर लो या आप किताब पढ़ लो। आप उसके लिए अगर डिग्री सिर्फ उसी को अपनी मेन डिग्री बना रहे हो तो फ्यूचर में चैलेंजेस तो है ना, क्योंकि पूरा मार्केट एमबीबीएस ओरिएंटेड है। तो आप कस्टमर कहाँ से लाओगे? आपके पास वही कस्टमर आएगा जो पूरा एलोपैथी से हार चुका है, ठीक। तो पुराने टाइम में एमबीबीएस पॉपुलर नहीं था, इसलिए बीएचएमएस और बीएएमएस के डॉक्टर्स ने काफी अच्छा नाम भी कमाया, काफी अच्छा पैसा भी कमाया। पर अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो आई वोंट रिकमेंड कि आप सिर्फ बीएचएमएस या बीएएमएस करो, आप अलॉन्ग साइड कर लो तो बेटर है। खुशबू खान, टीचर बनने के लिए क्या करें? अगर आपको टीचर बनना है बच्चा, तो सबसे पहले आपके एक्सप्लेनेशन स्किल्स के ऊपर आप काम करो, और टीचिंग इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो अदर देन दैट और कुछ नहीं मांगता। क्योंकि अब जो राइट नाउ जो सीन चल रहा है टीचिंग का, अब उसमें सर्टिफिकेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। देखो टीचिंग, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली कोचिंग क्लासेस ही प्रेफर करोगे, ठीक, क्योंकि कोचिंग क्लासेस जो सैलरी रेंज ऑफर करते हैं वो कंपेयर टू कॉलेज 2-3 गुने से भी ज्यादा होता है। पर अगर आप कॉलेज वाला ही सोच रहे हो कि कॉलेज में जाकर आपको परमानेंट होना है वगैरह वगैरह, तो फिर वही ये बीएड कर लो। बीएड करने के बाद आप अप्लाई कर दो, डीएड है, बीएड है। अगर आपने बीएससी पास किया है तो फिर आप नेट दे दो। एमएससी करने के बाद नेट दे सकते हो, सेट दे सकते हो। तो अगर आप कॉलेज में परमानेंट होना चाहते हो तो फिर आपको ये सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर आपका इंटेंशन बस इतना है कि सर टीचिंग करके एक अच्छी प्रोफाइल डेवलप करनी है, तो आप बस आस पड़ोस में पढ़ाना शुरू कर दो। आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स अच्छी है, या तो आप अपना ही कोचिंग क्लासेस बना लोगे, या तो किसी बड़ी कोचिंग क्लासेस में आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि बड़ी कोचिंग क्लासेस भी टीचिंग स्किल ही देखती है। तो अगर आप कॉलेज ओरिएंटेड टीचिंग करना चाहते हो तो फिर डीएड, बीएड, आप जैसा स्टैंडर्ड चूज करोगे उस हिसाब से आप एग्जाम चॉइस कर लो। डीएड, बीएड है, प्लस साइंस में अगर आपको या कॉलेज सेक्शंस में अगर पढ़ाना है तो नेट सेट है। तो ये सब एग्जाम्स फिर आपको देने पड़ेंगे।
ओम इज आस्किंग कि एक ईयर गैप लेने के बाद लेक्चर में मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं क्या? बच्चा वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कैसी कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो। जो लोग पेमेंट लेंगे आपसे वो लोग तो ऑफकोर्स करके देंगे आपको। अगर आप कोई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो जिनको आप पे कर रहे हो तो वो लोग लेते हैं मॉक टेस्ट यार, ऑफकोर्स लेंगे। बिना मॉक टेस्ट के आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे ही नहीं सकते। खुशबू खान इज आस्किंग बैंकिंग जॉब के लिए बीकॉम जरूरी है? बैंकिंग जॉब दो तरीके से होता है बेटा। एक तो आप बीकॉम करके खुद जाकर आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करो इंटरव्यू वगैरह। दूसरा बैंकिंग सेक्टर के जॉब निकलते जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें अगर आप 12th पास भी हो तो आप उसके बेसिस पे भी बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे जॉब आते हैं। देखो फॉर्म्स निकलते हैं, स्टेशन के बाहर लगे होते हैं। आप कभी भी, अभी तो सब बंद चल रहा है मुंबई में, पर नॉर्मली अगर जब मुंबई ऑन रहेगी ना तो आप कभी भी देखना रेलवे स्टेशन के बाहर में बैंकिंग सेक्टर के सारे जॉब्स आते हैं। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बीकॉम, आप 12th पास भी हो तो भी बैंकिंग के बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं। हाँ, बट जितनी पढ़ाई आपने की होगी वो आपका प्रोफाइल इंप्रूव करता है। तो जॉब के सैलरी से लेकर आपके स्टेटस तक पे फर्क पड़ता है। तो बीकॉम अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है। प्रिया इज आस्किंग सर हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन बोर्ड एग्जाम फॉर MBBS? 50% बच्चा पीसीबी में आपका 50 होना चाहिए, एग्रीगेट 50 होना चाहिए, और उसके बाद तो लोग सिर्फ आपका NET का स्कोर देखेंगे। हिंदुजा विनीता इज आस्किंग is food technology a good course? A very good course. It is a very very good course. ठीक है? तीन साल का कोर्स होता है बच्चा, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में। फूड इंस्पेक्शन के लिए भी आप लोगों को जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट के भी जॉब है इस फील्ड में। तो बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप कर सकते हो तो। थोड़ा सेलेक्टिव है, नॉट वेरी पॉपुलर, बट कोर्स अच्छा है। इट्स सिद्धार्थ इज आस्किंग सर व्हाट इज अ गुड वे ऑफ फॉर प्रोफेशनल हैकर? बच्चा आप उसको सीखना पड़ता है। प्रोफेशनल हैकर बनने के लिए आप अकेले नहीं हो ना, और हमसे आगे बहुत सारी कंट्रीज चल रही हैं। तो अगर आपको उस स्टैंडर्ड पे कॉम्पीट करना है तो आपको अच्छी जगह से उसको सीखना पड़ेगा प्रॉपरली। ये यहाँ वहां से यूट्यूब देखकर वो प्रोफेशनल हैकर आप नहीं बन सकते। खुशबू खान इज सेइंग दैट दिल्ली में ऐसा नहीं होता, यहाँ बीएड में इतनी फीस नहीं होती है। देन दैट्स गुड बच्चा, बट मुंबई में तो अच्छी खासी फीस है, 50,000 तो मिनिमम है। अनुराग इज सेइंग सर न्यू रूल आया है फॉर ग्रुपिंग, उससे हो क्या जाएगा? चलो ग्रुपिंग का रूल मैं बदल देता हूँ, ठीक है। और फूड ऑफिसर्स के लिए जो पेमेंट मैं बता रहा था ना फूड टेक्नोलॉजी के लिए 50 to 60,000 का रेंज बोलते हैं। आप 40,000 का रेंज आप थोड़ा सा सेफ पकड़ के चलो। तो अगर आप फूड टेक्नोलॉजी या कोई भी फूड इंडस्ट्री में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इतना आप कंसीडर कर सकते हो। खुशबू खान मैं दिल्ली से हूँ सर, वेरी गुड देन बच्चा, फिर आपके यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। मैंने ये अज्यूम करके आंसर दिया था कि शायद आप मुंबई से रहोगे। मुंबई में तो काफी फीस लगती है, और अगर आप दिल्ली से हो देन वेरी गुड यार, आप आराम से कर लोगे। हाँ, अनुराग की बात का मैं आंसर दे रहा था। अनुराग वॉज सेइंग कि सर न्यू रूल आया ग्रुपिंग का, कर क्या लोगे उससे बेटा? चलो न्यू रूल के हिसाब से तुम्हारा एडमिशन हो गया, पर कहाँ हो जाएगा? अच्छी जगह पे हो जाएगा। फिर वही घुमा फिरा के आप डिप्लोमा पे पहुंच जाओगे या फार्मेसी पे पहुंच जाओगे, ले देकर वही 20-30 हजार वाली जॉब। ऐसा क्या हो गया है तुम्हारी लाइफ में कि तुम अब सपने देखना ही नहीं चाहते? ऐसा कौन सा हादसा हो गया है कि तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है कि नहीं यार अब मैं कुछ अच्छा करूं? एग्जैक्टली ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ में? मैं तुमको इतनी देर से समझा रहा हूं कि तुम्हारे पास एज है, अगर 1 साल जाता भी है तो रिकंसीडर योर डिसीजन। पर आप कुछ भी मिल जाकर आपको बस ऐसा करना है कि कुछ भी मिल जाए बस मैं कहीं तो भी लग जाऊं, तो अब मैं इसमें आपको क्या बोल सकता हूँ। महेश यादव इज आस्किंग सर लॉ के बारे में बताओ। लॉ के बारे में बच्चा वही है, आपको बीए कर लो, उसके बाद में LLB कर लो, फिर LLM कर लो। सिंपल कोर्सेज हैं, आप पढ़ाई ओरिएंटेड ही हो। हाँ, स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत कम लोग इस कोर्स में इंटेंशनली जा रहे हैं, फोर्सफुली लोग जा रहे हैं। तो इंटेंशनली अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो तो इट इज अ वेरी गुड कोर्स। पैसा, प्रोफाइल, सब कुछ बहुत अच्छा है।
अगर आप LLB में जाना चाहते हो 12th आर्ट्स ले लो, 50% अगर आपको 12th में है LLB कर लो आप, और LLB वैसे आप प्राइवेटली भी कर सकते हो। एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आप में से कोई गांव से है जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं हो नियर अबाउट में, या पैसे का भी इशू हो, तो इग्नू जरा ट्राई कर लेना। ये लिख लो आप लोग, IGNOU, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये बहुत अच्छे कोर्सेज करवाते हैं ये लोग, और यहाँ पे आप प्राइवेटली पढ़ सकते हो अगर आप घर पे बैठकर पढ़ना चाहते हो। स्पेशली लड़कियों के लिए इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दो, अगर कोई है जिनको बाहर जाकर पढ़ने नहीं मिल रहा है तो इग्नू के बारे में आप में से किसी ने भी नहीं पूछा, सो आई एम श्योर कि शायद आप लोगों को इग्नू के बारे में नहीं पता। और ये कोर्सेस वैलिड है, इनका सर्टिफिकेट वैलिड है, ऑल ओवर द इंडिया इनका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आप इनसे बैचलर डिग्री ले सकते हो, डिप्लोमा वगैरह के भी, और हर फील्ड में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में इनके पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, क्योंकि साइंस के कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल कंपलसरी होता है, तो प्राइवेटली आप साइंस के कोर्सेज नहीं कर सकते। बट आर्ट्स और कॉमर्स के बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं इग्नू से। और अगर आप महाराष्ट्र में हो देन YCMOU भी ले सकते हो आप, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ। तो YCMOU, इग्नू, ये 2 यूनिवर्सिटीज का नाम आप लोग प्लीज जरा सर्च करना। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कॉलेज या जॉब करना हो उसको, कई स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि ना आप जॉब की वजह से वो लोग कॉलेज जाकर कोर्सेज नहीं कर सकते, ठीक, तो इग्नू और YCMOU के कोर्सेज भी आप कंसीडर करो, उनको वैलिडेशन है पूरे इंडिया में। साहिल इज आस्किंग सर, साइंस से अगर हम डिफेंस में ट्राई करते हैं तो क्या एडवांटेज है आर्मी में? साइंस वालों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि उनके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो दे कैन क्वालिफाई वेरी इजीली एंड दे गेट सेलेक्टेड वेरी इजीली। अदरवाइज सैलरी सबकी सेम होने वाली है क्योंकि सबकी पोस्ट ही सेम होगी। अदर देन दैट आपको कोई और वो नहीं। हाँ, पर अंदर जाने के बाद, जब अंदर जाने के बाद जो उनके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, पोस्ट इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पे आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलता है। प्रचेत इज आस्किंग 12th साइंस के बाद कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है इन ऑर्डर टू बिकम अ CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? CEO है ना बच्चा, आप सर्टिफिकेट से अगर बनते तो जितने लोगों ने सर्टिफिकेट लिया सबके सब बन जाते। टू बिकम अ CEO यू मस्ट हैव सम लीडरशिप क्वालिटीज, आपके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो CEO बनना किसी कोर्स और सर्टिफिकेट के बस की बात नहीं है, वो आपको कोई कोर्स और कोई सर्टिफिकेट नहीं बना सकता, वो स्किल्स की बात है। और स्किल्स पे हम लोग अलग से जब सेशन रखेंगे ना उस पे बात करेंगे, क्योंकि स्किल्स के बारे में बात करने बैठूंगा तो ये सब पीछे रह जाएगा। हुसैन खान इज आस्किंग UPSC के एग्जाम ग्रेजुएट्स के बाद दे सकते हैं क्या? 100% ग्रेजुएशन के बाद ही होता है इनफैक्ट UPSC। आप UPSC आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, BA, BCom और BSc, कहीं से भी आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर आप UPSC का एग्जाम दे सकते हो। जिसको ना पता हो बता दूं, UPSC का एग्जाम देने के बाद आप IS या कलेक्टर बनते हैं। घोस्ट गेमिंग इज आस्किंग सर, PCMB से JEE मेंस में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कौन से जॉब है? इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ बच्चा, रिकंसिडर योर डिसीजन, वापस से 1 साल दो, अच्छे मार्क्स लाओ। ऑप्शंस कितने अच्छे खासे तो बता चुका हूँ, नर्सिंग, BSc, पैरामेडिकल, ये वो इतने कोर्सेस मैंने बता दिए, बट घुमा फिरा के बात तो वही रह जाएगी ना, सैलरी स्केल का क्या करोगे? प्रिया मुथे इज आस्किंग कि सर कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन बोर्ड फॉर MBBS कॉज ऑफ नेटवर्क इशू? हाँ बच्चा, मैंने ये बताया था आपको, MBBS के लिए PCB में 50% चाहिए, एग्रीगेट 50 होना चाहिए, प्लस PCB में 50 होना चाहिए। उसके बाद में आपका सिर्फ NET के मार्क्स देखेंगे, तो PCB का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। समीक्षा इज आस्किंग सर व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट जॉब इन BARC और ISRO? BARC और ISRO में जाने के लिए बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही जाओ, आप चाहो तो 10th और 12th के बाद भी जा सकते हो। इनके अपने एग्जाम्स होते रहते हैं, तो अगर आपको BARC और ISRO में जाना है ना, देन यू मस्ट कॉन्स्टेंटली लुक एट देयर वेबसाइट्स। बहुत सारे अलग से एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के, आप उसमें से जो एग्जाम क्वालिफाई करोगे उस एग्जाम के थ्रू आप ISRO और BARC में जा सकते हो। ऐसी कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है 10th और 12th के लेवल पे। हाँ, बट अगर BSc आपने पास कर लिया, आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSc, इनके प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं जो अगर आप क्वालिफाई कर लो देन यू गेट अ पोस्ट देयर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना परसेंटेज लाया है, व्हाट इज योर रैंक एक्सेट्रा। तो अगर आप BARC और ISRO में जाना चाहते हो तो आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट को चेक करो, क्योंकि उनके एग्जाम्स और उनके सब्जेक्ट्स के अंदर का कंटेंट सब वो एकदम अलग होता है, ठीक।
कोई जनरलाइज्ड नहीं है कि आपको इतना इतना पढ़कर वो एग्जाम देना है। वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमको ये टॉपिक पे हम लोग एग्जाम रखेंगे, अब ये टॉपिक आप पढ़कर आओ, इफ यू क्वालिफाई यू विल गेट सेलेक्टेड। प्रचेत इज आस्किंग 12 साइंस के बाद क्या बेटर ऑप्शन है एक्सेप्ट मेडिकल? डिपेंड्स बेटा कि आपको चॉइस में क्या, आपको क्या अच्छा लग रहा है। मैं तो सबको ही अच्छा बोलूंगा, बट अगर आपको जो पसंद नहीं है मैं उसको कैसे फिर समझा दूं? मतलब मैं कुछ भी बोल दूंगा आपको तो नहीं जमेगा ना वो। हिंदुजा विनीता इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी वोक एंड बीएससी? वोकेशनल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है बच्चा। वोकेशनल साइंस में मैंने बताया ना डीएमएलटी टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, और बीएससी आपके जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं पीसीएमबी उनमें होता है। सृष्टि इज आस्किंग सर देन विच एंट्रेंस एग्जाम इज देयर फॉर फिजियोथेरेपी? कोई एग्जाम नहीं है बच्चा फिजियोथेरेपी के लिए। आपको सिर्फ 12th के बेसिस पे फिजियोथेरेपी मिल जाएगा। जितने अच्छे मार्क्स होंगे 12th में उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। स्टडी कैसे करेंगे लॉ का? महेश यादव इज आस्किंग। लॉ की स्टडी तो बेटा बहुत सिंपल है। आप ऑनलाइन कोई भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, और दूसरा सेलेक्टेड बुक्स हैं। बस आप लॉ में आपको समझना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको याद करना है। लॉ के अंदर टीचर का काम बस यही है कि वो सेम कंटेंट को थोड़ा प्रेजेंटेबल बना दे, थोड़ा इजी बना दे। इससे ज्यादा टीचर का और कुछ काम नहीं है। तो आप आराम से बुक्स के थ्रू भी अगर आप पढ़ोगे, ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग घर पे ही पढ़कर लॉ पास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कोचिंग और कॉलेज के दम पे लॉ पास करते हैं। होपफुली मैंने आप सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। नाउ लास्ट 5 minutes लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाँ बच्चा, मैंने जो आपको बी वोक और बीएससी के बीच में जो बताया था वो वैसे ही है, वो वोकेशनल ही है। नाउ अभी जो मैं चीज़ें बोलने जा रहा हूँ, नाउ लिसन दैट वेरी केयरफुली। वेरी फर्स्ट, आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस पूछे वो सारे क्वेश्चंस बहुत सरफेस लेवल के थे, ठीक। नाउ आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट योर क्वेश्चंस। होपफुली मैंने काफ़ी सारे आंसर्स आप लोगों को दे दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेक वन मोर सेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड। अगर आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप लोगों को तब पूछ लेना। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। आप लोगों का जो ये टेंशन है ना कि सर इसमें स्कोप है क्या, उसमें स्कोप है क्या, पहले तो इस बात को आप क्लियर कर लो। स्कोप हर उस चीज़ में है जो आपको पसंद हो। स्कोप किसी सर्टिफिकेट से अगर आता तो सारे के सारे डॉक्टर सक्सेसफुल होते, सारे के सारे इंजीनियर सक्सेसफुल होते, सारे के सारे आर्किटेक्चर सक्सेसफुल होते। जितने कोर्सेज को मैंने बेस्ट बताया वो सारे कोर्सेज में भी आपको बहुत सारे फेलियर लोग मिल जाएंगे, और जितने कोर्सेज को मैंने एवरेज बताया आप जाकर चेक करोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उन कोर्सेज में भी एक्सेप्शनल किया है। तो पहले आप लोग ये स्कोप की डेफिनेशन बदल दो। स्कोप किसी सर्टिफिकेट से नहीं आता, स्कोप किसी कोर्स से नहीं आता, स्कोप आता है आपके उस कोर्स में इन्वॉल्वमेंट से। तो ये मेरा पहला सजेशन है कि आप लोग पहले स्कोप वर्ड को समझना शुरू करो। दूसरा वर्ड जो मुझे ये कंप्लेन हमेशा होती है, जब भी मैं लेक्चर्स में भी पढ़ाता हूँ तो ये कंप्लेन मैं हमेशा स्टूडेंट से करता हूँ कि आप लोग कोर्स से हटकर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना शुरू कर दो। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी बोला था, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे दे ऑल वुड बी नोइंग दिस, कि आप लोग जब तक ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ में कभी स्कोप नहीं आने वाला। अगर आपको स्कोप चाहिए देन यू नीड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स। अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप अच्छा ही करोगे। आप कितने एग्जाम्पल्स चाहिए आपको? जितने साइंटिस्ट लोगों के नाम आपने सुने वो सबके सबके इंजीनियर थे, वो सबके सबके डॉक्टर थे। स्टेफन हॉकिंग डॉक्टर थे या इंजीनियर थे, आइंस्टाइन इंजीनियर थे या डॉक्टर थे। और अगर इनमें से कोई साइंटिस्ट इंजीनियर था भी तो डू यू थिंक कि उसके इंजीनियर या डॉक्टर होने की वजह से उसको एडवांटेज मिला? एडवांटेज मिला बिकॉज वो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटिंग,
डिजाइनिंग, ये सब सब्जेक्ट से ज्यादा उन सब्जेक्ट्स के कोर्सेज पे डिस्कशन चाहते हो। अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं और अगर आपने बी आर्क नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि आप आर्किटेक्ट नहीं बन पाओगे? तो आपके हिसाब से आज से 100 साल पहले तो आर्किटेक्ट होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि 100 साल पहले तो कोई आर्किटेक्चर का कोर्स ही नहीं होता था। पर आर्किटेक्ट्स तो तब भी थे ना, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स थे, दूसरे कंट्रीज से बुलाए जाते थे। तो एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए सर्टिफिकेट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी एंट्री दिला देता है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये वर्ड को ध्यान से सुनो। एंट्री लेनी है तो सर्टिफिकेट इज अ वेरी सिंपलेस्ट ऑप्शन, बट अगर करियर बनाना है आपको तो करियर बनाने के लिए आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, if you are properly involved in that, nobody in this whole world can stop you. आप अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा करोगे। तो आप लोग आज के बाद प्लीज जरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करो। आप जो भी करोगे, अगर आप 12th के बाद कोई कोर्स ऑप्ट करने जा रहे हो या अभी अगर आप वापस से 12th रिपीट करने जा रहे हो, सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। इंजीनियर बनना है तो मैथ्स पे फोकस करो, डॉक्टर बनना है तो बायो पे फोकस करो। अब जरा अपना डिस्कशन है ना कोर्स की जगह सब्जेक्ट्स पे लेकर आ जाओ। कोर्स अपने आप डिसाइड हो जाएगा और बिना कोर्स के भी आपको करियर मिल जाएगा अगर आप सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो तो। और ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं थी, बट दे वर बेस्ट इन देयर सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई दे रीच्ड एट टॉप। तो वो एग्जांपल्स में मैं नहीं जाना चाहता, पूरा गूगल मार लो, जिस फील्ड में मारोगे ऐसे 50 लोगों के एग्जाम्पल तुमको गूगल ही दे देगा, उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं। तो पहली एडवाइस कि आप स्कोप वर्ड डिस्कस मत करो, हर चीज में स्कोप है अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो। दूसरा, आप कोर्स की जगह सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डिस्कशन स्टार्ट कर दो। जब तक आप कोर्स पे डिस्कशन करोगे, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। आप पूछ रहे हो ये कोर्स अच्छा है कि नहीं, मैं कैसे बोल दूं अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा ही है तो फिर उस कोर्स के सारे लोग सेलेक्ट होने चाहिए, खुश होने चाहिए, सेटल्ड होने चाहिए, और बुरा ही है तो सारे ही बर्बाद होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता, ये आप भी जानते हो। अच्छा बुरा कोर्स नहीं होता। आप सब्जेक्ट में अगर अच्छे हो तो कोर्स आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप सब्जेक्ट में खराब हो कोर्स आपके लिए बुरा हो जाएगा। दैट्स इट, अ वेरी सिंपल थिंग इज दैट। थर्ड सजेशन, जॉब और करियर के बीच में डिफरेंस करना सीखो आप लोग। जॉब अलग चीज होती है, करियर अलग चीज होता है। जॉब हर फील्ड में मिल जाएगा, जॉब आपको मॉल में भी मिल जाएगा, जॉब आपको कॉल सेंटर में भी मिल जाएगा। तो अगर आपकी चिंता है कि सर मैं 15-20 हजार कमा पाऊंगा कि नहीं, और अगर आप मुंबई दिल्ली जैसी किसी मेट्रो सिटी से हो तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी मॉल में जाकर भी अगर जॉब पे लग जाओगे 15 से 20 हजार आपको मिल जाएगा। पर जॉब करियर नहीं होता। अगर जॉब करियर होता तो जितने लोग जॉब पे, एक वॉचमैन भी खुश होता। आप लोग करियर ओरिएंटेड सोचो। आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन जॉब ओरिएंटेड है, करियर अलग चीज है। तो डॉक्टर बनना एक करियर है, इंजीनियर बनना एक करियर है, डिजाइनर बनना एक करियर है, अकाउंटेंट बनना एक करियर है। आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जॉब ओरिएंटेड है, और जितने लोग जॉब ओरिएंटेड अभी से सोच रहे हैं, आप देख लेना कि जॉब तो आपको मिल जाएगा, बट यू विल नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ। जॉब करने वालों को मैंने खुश नहीं देखा, और करियर बनाने वालों को मैंने कभी दुखी नहीं देखा। तो आप लोग प्लीज जरा इन सारी बातों का ध्यान रखो। और कोई भी करियर जब आप चूज करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने उसको चूज किया है या स्कोप ओरिएंटेड चूज किया है? स्कोप ओरिएंटेड जिसने भी चूज किया है सब डूबे, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसने भी चूज किया है कि उसको वो सब्जेक्ट पसंद है, इस बेसिस पे अगर उसने उस कोर्स को चुना है, उसने हमेशा अच्छा किया, भले वो किसी गांव खेड़े के किसी नॉर्मल कॉलेज से क्यों ना उसकी पढ़ाई करे। ऐसे लोग हमेशा आगे हैं। हिस्ट्री हैज विटनेस्ड सो मेनी ऑफ देम। तो जरा अपने क्वेश्चंस का लेवल आप लोग बढ़ाओ, वरना आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस में उलझ के रह जाओगे। स्कोप वर्ड हटा दो, स्कोप हर चीज में है। कोर्स की जगह सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। और जब भी कोई करियर चॉइस लेने में फंस जाओ तो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था मैंने, गो एंड सर्च फॉर दैट वीडियो, कि कोई भी करियर या किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब वो पूरा वीडियो मैं कहाँ रिपीट करते बैठूं, वो अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, वो आप लोग वहां पे जाकर देख लो। उसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स पे वो सारे पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हो, आप ब्लाइंडली उस सब्जेक्ट को फॉलो कर लो, नोबडी कैन स्टॉप यू एंड यू विल रीच टू द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल। जितना भी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी उस फील्ड में, आप वहां तक आराम से पहुंच जाओगे। 12th साइंस आपका जिसका भी खराब मार्क्स आ गया है, कम आ गया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज रिकंसीडर योर डिसीजन टू रिपीट। रिपीट करो प्लीज। कुछ भी फार्मेसी इधर उधर बीएससी ये अगले साल ले लेना। अगर इस साल भी नहीं हुआ ना तो अगले साल आपको जो कोर्स अवेलेबल मिलता है आप चले जाना।
इस साल आपको बैठकर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे कोर्सेज 3 साल के ही थे। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि तुमको 2 साल के बाद एडमिशन लेना है। मैं क्या करूं मुझे भी नहीं पता, पर आगे जाकर आप पछताओगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि आगे चलकर आपको लगेगा कि एक ही साल की तो बात थी, रिपीट कर लेते तो आज हमेशा के लिए किसी अच्छे ट्रैक पे चले जाते हैं। तो आप सोचो आप क्या करने जा रहे हो। एक साल को बचाने के लिए आप 40 से 50 साल की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हो। इट्स अ ह्यूज डिसीजन, थिंक अबाउट इट। और आप रिटर्न नहीं आ सकते। अब जो आप करने जा रहे हो, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जब साइंस ले लेता है और अगर उसको लगता है कि डिसीजन बैकफायर हो गया तो वो वापस से कॉमर्स में जा सकता है। कॉमर्स वाला वापस से 2 साल अगर वो ड्रॉप भी कर दे अपना तो वापस से साइंस में जा सकता है। पर 12th साइंस के बाद जो आप लोगे वो आपकी लाइफ बन जाएगा। अब आप रिपीट नहीं कर पाओगे। अब नाउ यू कांट कम बैक। तो जरा सोच समझ के डिसीजन लो। एक लास्ट एडवाइस मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूं। आप जो भी कोर्स करो लाइफ में, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 3 वर्ड्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, 1 महीने का कोर्स कर सकते हो, 6 महीने का कोर्स कर सकते हो। सो नो मैटर वेदर यू वांट टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एनीथिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आप 1-2 महीने का कोई भी कोर्स कर सकते हो ना, तो दैट विल एड अ चेरी ऑन द केक। वो जरूर कर लेना आप लोग। ये मेरी एक स्पेशल एडवाइस याद रखो। आप में से जिसके लिए भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर करना पॉसिबल हो, अभी राइट नाउ लॉकडाउन में ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, गो अहेड। डिजिटल मार्केटिंग कर लो, उसको मेन करियर के तौर पे मत करना, बस डू इट साइड बाय साइड। अगर रिपीट कर रहे हो तो फिर ये इस साल मत करना, ये आगे के लिए बोला है मैंने। बस कंप्यूटर से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, पाइथन वगैरह जो आजकल बहुत अच्छी लैंग्वेज चल रही है प्रोग्रामिंग की, इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप इनको झेल सकते हो तो ये कोर्स जरूर कर लेना। इससे ज्यादा डिमांड मत रखो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट ये आपको लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी देगा। ये मेरी एक एक्स्ट्रा एडवाइस है। शायद आपको ये 5 साल बाद समझ में आए कि मैंने क्यों समझाया था ये, बट ये एक एडवाइस आप लोग जरूर फॉलो करना। बाकी मैंने जितना बोला है, अगर उसमें से आप लोगों का कुछ काम होता होगा देन वेरी गुड, विल मीट अगेन। कुछ दिनों में मैं 10th के लिए एक और सेशन लूंगा, समीक्षा बच्चा, आप लोगों के लिए वो स्पेशल सेशन होगा। उस दिन मैं ज्यादातर चीजें 10th ओरिएंटेड बताऊंगा। 12th साइंस में भी जिसको जिसको कोई आंसर नहीं मिला वो उस दिन भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एडवाइस। डन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलो अब थक चुका हूं मैं भी, चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।